क्या बातचीत कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ तो वही हमारा आराम से धीरे धीरे जमा कर दीजिए और मुझे पढ़ाने दीजिए। समय चाहिए। 5 मिनट देर मिला था, 5 मिनट हो भी तो गया। पेपर ठीक रहा था। साहब रंगने में बिजी हैं। देखो, तो गलत रंगा जाएगा विषय में फिर, जल्दी में। आपने तो रंगा ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट तो आप लोग का काम है फिर। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। देखिए अभी कहाँ ओएमआर खाली छोड़े हैं। ज्यादा डबल ओएमआर तो नहीं मिलना चाहिए एग्जाम में। अच्छा ठीक है। आप लोग भी टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं ना। पीछे बैठने वाले आप लोग मैनेज हो जाता है टाइम। नहीं हो जा काहे दिक्कत है क्या 1 घंटे में? नहीं हो जाना क्वेश्चन, हो जाना चाहिए मेरा मानना है। देखिए कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही टाइम को रखिए अपने। 100 क्वेश्चन तो करना नहीं होता है, हाँ, लेकिन 100 क्वेश्चन पढ़ना जरूर होता है। मैनेज करिए समय को। 1 घंटा ठीक है, मतलब इनफ है पेपर को, चूंकि हम भी ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा ओएमआर भरने में 12 मिनट का टाइम आपका लगता है, 12 मिनट। 100 क्वेश्चन का ओएमआर भरने में 12 मिनट, 150 क्वेश्चन भरने में 17 मिनट। ये सब कभी एनालाइज किए हैं आप लोग? सब कभी किया ही नहीं होगा। ये है कि ओएमआर को खाली रंगना हो तो कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट लगता है। 12 मिनट 100 क्वेश्चन के ओएमआर को भरने में 12 मिनट, और 150 क्वेश्चन को भरने में ये मिनिमम है 17 मिनट। अगर उससे ज्यादा आप करेंगे, पेन अच्छा बुरा क्या है? उससे नहीं मतलब है। पूरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। पूरा क्वेश्चन बनिए जाएगा तो पेपर का मतलब क्या है फिर? क्योंकि सर लेवल क्वेश्चन का है। लेवल क्वेश्चन का है। ओ, ये बात। चलिए हो सकता है। तो लेवल तो रहेगा ही ना यार, मतलब। कट ऑफ को 92 दिखाना तो बहुत तर्क संगत नहीं है। ठीक है। कट ऑफ को 92 दिखाकर आप लोग को थोड़ा खुश किया जा सकता है, और उसके अलावा और कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलने वाला है आगे चल के। ठीक है। हाँ, प्रयास ये रहे, यहाँ पर जितनी कठिनाई झेलनी है झेल लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया आपको महसूस हो। क्वेश्चन फॉर्मेट में सीधा उसको याद करिए जाके रूम पे। डायरेक्टली 100 क्वेश्चन, भले डिस्कशन आप यहाँ से सुनिए, क्योंकि डिस्कशन तो लगभग सेम ही होता है। क्वेश्चन अगर उस तरह का है तो सेम डिस्कशन होता है। डिस्कशन आपका रिपीट हो जाएगा मल्टीपल बार, लेकिन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस थोड़े कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है। और सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद कर जाइए। 100 क्वेश्चन पर डे, 100 क्वेश्चन याद करिए। और बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि ट्रेंड मतलब जो चल रहा है आपका 23, 24, 25, उसी पे आधारित है सारा कुछ। सर थोड़ा टाइम और मिलता। अच्छा। नहीं आप यार, मतलब 5 मिनट का मतलब बहुत टाइम हो गया फिर। चलिए दिया है। अच्छा ये नहीं हटा अभी। ओ, अच्छा ठीक है। तो हटने तक का वेट कर लेते हैं। दरअसल क्लास होती है आगे, फिर छोड़ना होता है क्लास मुझे। क्लास छोड़ने का मतलब फिर डिस्कशन तो देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह का हो जाता है ऐसे। कल वाले से लेवल आज का ठीक था, मतलब ज्यादा था कि सेम लेवल चल रहा है? थोड़ा ज्यादा था। कल वाला लेवल कम था। लेवल डाउन हो रहा है। अरे यार क्या है मतलब। कुछ लोग मतलब, अब देखो, अब इसमें अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो कितना हूं टप बना के दीजिए, कहेगा आसान है। क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है पढ़ने से फिर। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है। टेस्ट में आप सभी लोग पढ़ के ही आए हुए हैं। और क्वेश्चन दिया है आपका, किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों। ये तो यार गड़बड़ बात है फिर।
अरे तो 8:30 का समय भी तो है, अभी कितना 8:45 हो रहा है। तो कल टाइम से क्वेश्चन पेपर लेट क्या हुआ है कि दिया ही नहीं था, क्या खत्म हुआ था? तो एमआर फिर प्रिंट होके आया है। चलिए ठीक है ना, अपना एमआर जमा करते रहिए आप लोग, बाकी हम पढ़ाते हैं। इस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24 घंटे और सातों दिन बिजली आपूर्ति करने का है। सौभाग्य योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना या मेक इन इंडिया? उत्तर क्या हो जाएगा? सौभाग्य योजना। बिजली के लिए योजना आती है सौभाग्य योजना, जिसको आप बोलते हैं सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना के नाम से, सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना के नाम से एक योजना आती है सन 2017 में। इस योजना को कहा गया सौभाग्य योजना, जिसका उद्देश्य था सभी घरों में 24/7 यानी 24 घंटे और सातों दिन बिजली देना। और ध्यान दीजिएगा, मई के महीना में 1 मई सन 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत कहां से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कहां से? गोरखपुर से। आगे उज्ज्वला योजना, आगे दिया है मेक इन इंडिया। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो समस्या है क्या? तो सर फिर मुझे क्यों उधर ओएमआर जमा करना है, सर बोल रहे हैं, बताइए हम क्या बता रहे थे। चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि 1993 में हस्तांतरित एक समझौता, यानी समझौता कब हुआ था? 1993। कौन सा समझौता? भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की बात हो रही है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम था। पंचशील था, सीमा शांति और स्थिरता समझौता था, डोकलाम समझौता या फिर वुहान शिखर सम्मेलन? अगर हम बात करेंगे पंचशील समझौते की तो ये कब हुआ था? 1954। यानी ये तो उत्तर होगा नहीं। ध्यान दीजिए, वुहान कहां पड़ता है? चीन के अंदर। ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है डोकलाम विवाद आपका भूटान, यानी डोकलाम विवाद हम उत्तर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये विवाद पर समझौता होता है सन 2017 में। सीमा शांति और शिखर सम्मेलन, सीमा शांति और स्थिरता समझौता इसका नाम होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा सन 1962 का समय था, सन 1962 का समय था। भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण कर दिया किसने? चीन ने। चीन द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया सन 1900 कब? 92 में, सॉरी 62 में। चीन ने क्या कर दिया? भारत पे आक्रमण कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, भारत का एक बड़ा हिस्सा, भारत का एक बड़ा हिस्सा जो था ये किसके कब्जे में चला गया? तो चीन के कब्जे में, जिसको आज हम नाम क्या देते हैं? तो अक्साई चीन। अक्साई चीन जो क्षेत्र है ये चीन के कब्जे में चला गया। और यहां पर इस रेखा को नियंत्रित करने के लिए, यानी कहा गया ठीक है जो हिस्सा आपने लिया वो लिया, लेकिन अब हिस्से इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब इस पर एक समझौता करा गया, सीमा शांति समझौता। और इस समझौते को हम सीमा शांति समझौते के नाम से जानते हैं। और उसी समय एक रेखा डिसाइड की गई जिसका नाम क्या रखा गया? एलएसी। इधर की तरफ भी एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसको अलग करती है? पाकिस्तान को। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसको अलग करती है? चीन को। नियंत्रण रेखा किसको अलग करेगी? पाकिस्तान को। और वास्तविक नियंत्रण रेखा किसको अलग करती है? चीन को। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बना था, प्रश्न बना था कि जो नियंत्रक रेखा है, नियंत्रक रेखा, जो नियंत्रक रेखा है जो लद्दाख के क्षेत्र में खींची गई है, ये भारत को अलग करती है किससे? भारत को अलग करेगी किससे? पाकिस्तान से। नियंत्रक रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। और वास्तविक नियंत्रक रेखा, अगर हम वास्तविक नियंत्रक रेखा की बात करते हैं तो ये भारत को अलग करती है। भारत को अलग किससे करती है? तो चीन से। किससे अलग करेगी? चीन से करेगी। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया है कि तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने साइबर अपराध से निपटने के लिए आईआईटी हैदराबाद में कौन सी सुविधा को शुरू करा है? देखिए, आईआईटी हैदराबाद के अंदर तेलंगाना साइबर सुरक्षा के तहत एक, ध्यान दीजिएगा, एक पोर्टल लाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो व्यू रखा गया। क्या नाम रखा गया? व्यू। ध्यान रखिएगा, व्यू पोर्टल था, VIEW, ये वाला व्यू है। ध्यान रखिएगा, एक पोर्टल लाया गया व्यू पोर्टल,
व्यू पोर्टल, और इस पोर्टल के तहत साइबर सुरक्षा से निपटने संबंधी व्यवस्था की गई या सुविधा दी गई। आईआईटी हैदराबाद में व्यू पोर्टल को लाया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं निर्माण पोर्टल, अगर हम बात करेंगे निर्माण पोर्टल, निर्माण पोर्टल, तो निर्माण पोर्टल को शुरू करा गया किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय। कौन शुरू किया? कोयला मंत्रालय। और कोयला मंत्रालय ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले, यूपीएससी प्री की परीक्षा पास करने वाले जितने भी छात्र या छात्राएं, इनको कितना पैसा दिया जाए? 1 लाख रुपए की राशि मुहैया कराया जाए आगे पढ़ाई के लिए। ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन, एक परिवर्तन पोर्टल को शुरू किया गया। हाँ, परिवर्तन पोर्टल को शुरू किया गया। परिवर्तन पोर्टल ये कहां पे शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। कहा गया आंध्र प्रदेश में जो गांजा की खेती होती है, गांजा की खेती को क्या करने के लिए? तो प्रतिबंधित करने के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर लगा लीजिएगा ए, उत्तर हो जाएगा ए। और आगे प्रश्न दिया है कि सितंबर 2025 में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नामक एक डिजिटल ऋण सुविधा की शुरुआत किया? ठीक है, लोन के अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। कहा कि म्यूचुअल फंड से आप लोन लीजिए, बैंकों से ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला कौन होगा? एचडीएफसी होगा, एचडीएफसी। और भारत में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में अगर प्रश्न करेगा सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है, तो 12। सार्वजनिक बैंकों की संख्या इस समय भारत में कितनी हो जाएगी? तो 12। और भैया प्रश्न दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा? एसबीआई होगा। कौन होगा? एसबीआई। वित्तीय पूंजी के मामले में ध्यान दीजिएगा, वित्तीय पूंजी के मामले में, वित्तीय पूंजी के मामले में, वित्तीय पूंजी के मामले में सबसे बड़ा जो बैंक है, सबसे बड़ा निजी बैंक, वित्तीय पूंजी के मामले में सबसे बड़ा जो निजी बैंक है, निजी बैंक, ये कौन सा हो जाएगा? तो एक्सिस बैंक होगा। कौन होगा? एक्सिस बैंक होगा। वित्तीय पूंजी के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा होगा? तो एक्सिस बैंक होगा। अब यहीं से एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम सुना है आपने? हाँ, पोस्ट पेमेंट बैंक। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करने वाला पहला कौन हो जाएगा? तो एयरटेल होगा। कौन होगा? एयरटेल। एयरटेल टेलीकॉम रेगुलेटरी ने पोस्ट पेमेंट बैंक की सबसे पहली बार शुरुआत करी थी। यानी पहला पोस्ट पेमेंट बैंक किसके द्वारा शुरू करा गया? तो एयरटेल द्वारा। उत्तर लगा लीजिएगा बी, एचडीएफसी बैंक। आगे प्रश्न दिया है कि सीबीआई ने 2025 में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन को शुरू किया है, उसका नाम क्या? ऑपरेशन सिंदूर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई, 6 से 7 मई सन 2025। और ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए चलाया गया? पाकिस्तान के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर का कारण क्या होगा? तो पहलगांव हमला। क्या होगा? पहलगांव हमला। पहलगांव हमला की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी का नाम या आतंकवादी संगठन का नाम क्या होगा? टीआरएफ। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? द रेजिडेंट फ्रंट होगा, टीआरएफ। और टीआरएफ ने ही हमला किया था, इसकी आधिकारिक घोषणा किसने करा? अमेरिका। कौन किया? अमेरिका। टीआरएफ के 3 आतंकियों को मारा गया, टीआरएफ के 3 आतंकी को मारा गया। और भारत सरकार के किस ऑपरेशन से? तो ऑपरेशन महादेव से। किससे मारा गया? ऑपरेशन महादेव चलाकर टीआरएफ के 3 आतंकियों को मारा गया, जिसकी सूचना गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया। ध्यान दीजिएगा, पहलगांव हमले में धर्म पूछकर कितने लोगों की हत्या कर दी गई थी? 26। कितने लोगों की? 26 लोगों को मारा गया। अभी तक टीआरएफ के 3 आतंकियों को मारकर इसका बदला लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 26 के बदले 3। चलिए, कहा गया कि 40 मरे हैं पुलवामा में और 40 के बदले 400 सर। ठीक है, ये सब खाली कहने की बात होती है। दिया है ऑपरेशन सुरक्षा एक प्रकार की मॉक ड्रिल है। क्या है? मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सुरक्षा एक प्रकार की मॉक ड्रिल हो जाएगी। मॉक ड्रिल ध्यान दीजिएगा, जैसे मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट, उसी तरह से युद्ध से पहले क्या है? मॉक ड्रिल है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बात करेंगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर पर ना, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था किसने? कब्जा किया था किसने? खालिस्तान ने। किसने कब्जा किया? खालिस्तान ने। तो खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा? ब्लू स्टार। और ऑपरेशन को चलाने वाली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। बढ़िएगा आगे, उत्तर लगा लीजिएगा ए। उत्तर, अरे सॉरी, उत्तर लगा लीजिएगा डी। क्या होगा? डी होगा। क्या हम भी आज क्या हो गया है भाई? क्या नहीं हुआ है?
क्या नहीं, ऐसा नहीं है जी। चलिए, नहीं तो रियली बता रहे, कभी नहीं, पटना में तो आके कभी नहीं पूरी हुई है। पेपर भेजने में बताइए 3:15 3:30 बज जाता है, कभी कभी 4:10 हो जाता है। दिन में सोएगा तो पढ़ाएगा कौन फिर? बहुत अजीब मतलब जीवन हो गया है। दिया है कि 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय महिला या रेडियो? कौन सा विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? इस बात को ध्यान दीजिएगा। विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट करा गया। और रेडियो का जो पहला प्रसारण था, रेडियो का जो पहला प्रसारण था, पहला प्रसारण ये किसके माध्यम से करा गया था? आकाशवाणी। रेडियो का जो पहला प्रसारण था ये आकाशवाणी के माध्यम से करा गया था, आकाशवाणी के माध्यम से। ठीक है, ऐसा सुना है ना आपने? ये आकाशवाणी है, नहीं सुने हैं? रेडियो की जनरेशन ही खत्म हो गई, आर जनरेशन खत्म हो गई। कौन सी जनरेशन है? जेड जेन है। क्या है? जेड जेन है। अभी जो आप लोग बैठे हैं सामने, ये सभी लोग जेड जेन है। अरे किसी को खराब नहीं ना लग रहा है? मतलब जो जनरेशन है इस समय की, ये सभी जनरेशन क्या है? जैसे हम लोग भी इसी में आते हैं, जेड जनरेशन में। हाँ, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ होगा 1 जनवरी 2025 के बाद, वो अपने आप में क्या है? बीटा है। वो और तेज होगा, एआई वाला होगा वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेड जनरेशन का मतलब कि ऐसी जनसंख्या जिसका 80% हिस्सा इंटरनेट और सोशल मीडिया में एक्टिव हो, उसे ही हम बोलते हैं जेड जनरेशन। हाँ वही। 2025 की शुरुआत में नई साझेदारी के जरिए किस यूरोपीय डिजिटल वॉलेट का विस्तार हुआ? क्लारना वॉलेट या ब्लोरो या रियोल्यूट पे या सेपा वॉलेट? उत्तर क्या हो जाएगा? वेरो। वेरो एक प्रकार का वॉलेट शुरू करा गया, यूरोपीय डिजिटल वॉलेट है एक प्रकार का। ये जैसे हम लोग फोन पे नहीं यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये हमारा, या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सबका अपना एक वॉलेट है जिसमें आप पैसे को संरक्षित रख पाते हैं और आसानी से खरीदारी कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यूरोप के अंदर जो वॉलेट चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरो। क्या बोलेंगे? वेरो कहते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, कौन सा भारतीय शहर 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मुंबई करेगा, चेन्नई करेगा, कोलकाता करेगा कि जम्मू कमसीप करेगा? उत्तर क्या हो जाएगा? शहर पूछ रखा है, कौन होगा? चेन्नई होगा। ध्यान दीजिएगा, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? चेन्नई। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं, कहां पे हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है? सत्यमंगलम। क्या नाम है? सत्यमंगलम। एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सत्यमंगलम। T+2 अवार्ड जो ये किसको प्रदान किया गया? तो अंतिम बार प्रदान किया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। कोलकाता की बात करते हैं भैया, अंडर वाटर मेट्रो। क्या होगा? अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो का संबंध किससे हो जाएगा? कोलकाता से होगा। और ध्यान दीजिएगा दूसरा, हावड़ा ब्रिज भी कहां पे हो जाएगा? हावड़ा ब्रिज कहां पे हो जाएगा? तो कोलकाता। कहां पे होगा? कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो, हावड़ा ब्रिज। और आगे बढ़िएगा, सोलर ट्री। सोलर ट्री का भी संबंध किससे हो जाएगा? तो कोलकाता। किससे होगा? कोलकाता। वाटर मेट्रो पूछ दिया तो कोचीन। वाटर मेट्रो कोचीन, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। तो उसी तरह से अगर वाटर मेट्रो पूछ दिया आपसे, वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो कहां पे हो जाएगा? कोचीन के अंदर। कहां पर? कोचीन। अब एयर मेट्रो चलाने की बात हो रही है, कहा गया अब हवा में मेट्रो चलेगी, लिफ्ट के थ्रू हवा में मेट्रो चलेगी। जैसे देखा ना आपने ये केबल वाला जो, ठीक है, तो केबल के थ्रू अब मेट्रो चलेगी और इसका सबसे पहला संचालन गुजरात के अंदर प्रयोग किया जाएगा। इसको वाराणसी के अंदर लगाया गया है, थोड़ा सा उसको लगाया गया और इसको रोपवे का नाम दिया गया। पर्वतमाला परियोजना के तहत एक परियोजना लाएगी रोपवे। कहा गया कि ट्रैफिक में ये काफी हद तक सहायता उत्पन्न करेगा। बनारस के अंदर लगाया गया, उसकी क्षमता थी 6, बिठा दिया उस पर 8, जरा सा आगे गया, टूट के गिर गया। ठीक है, हाँ, और उसमें बैठा था सब मंत्री बैठा था। तो उसमें जानते हुआ क्या एक्चुअल? देखिए है क्या, 6 मंत्री बैठा था, 2 पत्रकार को बिठा दिया उस पर। मतलब फोटो जो बनाने वाले होते हैं, वीडियो करने वाले, उसको बिठा दिया, टूट गया। ठीक है, तो पहला ट्रायल लिया गया था वाराणसी के अंदर, जो कि पता नहीं क्या सफल क्या असफल क्या ही बोला जाए। बाकी बना लीजिएगा, उत्तर होगा चेन्नई। हाँ, वेब्स पूछेगा। क्या पूछेगा? वेब्स। अगर हम वेब्स की बात करते हैं, वेब्स की बात करेंगे सन 2025, कहां पर? मुंबई। आगे प्रश्न दिया है कि 2025 में शुरू की गई जीरो FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो साइबर वृत्ति क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में क्या करना? कन्वर्ट करना। इसी को हम बोलते हैं जीरो FIR। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
0 FIR, अगर भैया प्रश्न करेगा कि जो 0 FIR है, 0 FIR, इसको किसके द्वारा शुरू करा गया? तो 0 FIR की हाँ शुरुआत करेगी गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। इसकी शुरुआत करी गई होम मिनिस्ट्री द्वारा। होम मिनिस्ट्री द्वारा 0 FIR की शुरुआत करेगी और होम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? अमित शाह। होम मिनिस्टर हो जाएंगे अमित शाह। अमित शाह के पास एक और एडिशनल मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं सहकारिता। क्या बोलेंगे? सहकारिता। इनके पास एक और मंत्रालय जिसको हम सहकारिता मंत्रालय के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें तो ध्यान दीजिएगा मॉक ड्रिल। क्या ध्यान रखेंगे? मॉक ड्रिल। जो मॉक ड्रिल था इसका आयोजन किसके द्वारा करा गया? गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा। भारत पोल का नाम आपने कभी सुना होगा? सुना क्या होगा? कई एग्जाम में पूछा कि भारत पोल को लाने वाला मंत्रालय कौन सा? गृह है। और इस किसके साथ मिलकर? CBI के साथ मिलकर। बना लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए यहां से। हाँ, 0 FIR। और ध्यान दीजिए 3 आपराधिक कानून जो आए थे इसके साथ सबसे पहला न्याय कहां पे दिया गया? तो सारण में। कहां पर? सारण में। 3 आपराधिक कानून, 3 आपराधिक कानून, 3 आपराधिक कानून। भैया रुको थोड़ा सा, 3 आपराधिक कानून खाली बोलने लगते हो। 3 आपराधिक कानून, अब हम बोल क्या रहे हैं, आप चंडीगढ़ उत्तर कर रहे हैं। 3 आपराधिक कानून के तहत सबसे त्वरित न्याय कहां पर दिया गया? सबसे त्वरित न्याय दिया गया कहां पर? सारण के अंदर। कहां पर? सारण कहां पड़ता है भैया? बिहार में ना? सारण, सारण ध्यान रखिएगा बिहार के अंदर। छपरा सारण यही सब है ना एक ही सब। उत्तर लगा लीजिएगा ए। दिया है राजस्थान का जो खेजड़ी है, खेजड़ी, राजस्थान का जो खेजड़ी है, खेजड़ी है, ये पर्वती तो है नहीं, पर्वत पे तो है नहीं, मैग्रो तो कहेंगे नहीं, समंदर में नहीं है, कांटेदार हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कांटेदार भी नहीं है। ये क्या है? शुष्क है। कैसा है? शुष्क पर्णपाती है। उत्तर लगा लीजिएगा ए। कांटेदार में आप किसको रखते हैं? तो नागफनी। नागफनी जो राजस्थान के अंदर होती है, अपने आप में क्या होती है? कांटेदार और गद्दीदार भी होती है। ध्यान दीजिएगा, नागफनी कांटेदार। जानवरों से केवल खुद को बचाने के लिए नागफनी अपने ऊपर क्या उगाती है? तो कांटा। कांटा नहीं रहेगा तब भी ऊंट खा जाता है। कांटा होने के बावजूद भी ऊंट को अगर नागफनी मिला तो खा जाएगा। उसने अपने मुंह और जीभ को इतना संवेदनशील बना लिया है कि कांटा भी खाए तो खा लेता है, जैसे आदत बन गई है। अब हम लोग नॉर्मल भोजन करते हैं, ठीक है। पर्वत पे जो ऊपर की तरफ रहता है, जितनी ऊंचाई पर रहता है, वो सब हार्ड भोजन करते हैं, ठीक है। अगर उनका खाना अगर हम लोग खा लेंगे जिस तरह की वो चीजें खाते हैं, तो हम लोग का खाना यहाँ पे डाइजेशन ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी कल्चर के हिसाब से, जगह के हिसाब से लोगों ने अपने आप को एडजस्ट करा हुआ है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा खेजड़ी। और ध्यान रखिएगा, खेजड़ी की बात करते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी जो है, खेजड़ी, खेजड़ी के अंदर क्या भरा होता है? पानी। खेजड़ी का पेड़ ऐसा होता है जिसकी जड़ों या इसके तने में क्या होता है? पानी होता है। और खेजड़ी मुख्यतः कहां पर पाया जाएगा? राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान। और ये सर्वाधिक कहां पर देखा गया? सर्वाधिक कहां पर? खेतड़ी के अंदर। कहां पर? खेतड़ी के अंदर। ध्यान दीजिए, नाम भी उसी तरह का। बढ़ेंगे आगे यहां से। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का, किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या पानी? भैया पानी तो नहीं फेंकेंगे पहली बात, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड फैलाएंगे और भड़क जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को फैलाएंगे तो भी भड़केगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अग्निशमक यूज करते हैं, अग्निशमक, जो अग्निशमक प्रयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों में आग को बुझाने के लिए, इस अग्निशमक में क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अग्निशमक के अंदर भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हवा में इसकी मात्रा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0 कितना? 3% के अराउंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग, प्रश्न करेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्मायन के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ध्यान दीजिएगा, सौर से आने वाली विकिरण को धरातल पर रोकती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैश्विक उष्मायन का क्या है? कारण। ग्लेशियर के पिघलने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर गैस के नाम से जानते हैं, साइलेंट किलर गैस। और इसी को हम बोलते हैं दम घोटू गैस। क्या बोलेंगे? दम घोटू गैस भी कहते हैं, साइलेंट किलर गैस के भी नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड में सर्वाधिक तेजी से डिजॉल्व कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बाकी वाटर के बारे में जानते हैं, H2O। आगे प्रश्न दिया लिखा था कि पानी का फार्मूला,
तो उसमें H2O, SO2, N2O, ठीक है, H2SO4, HNO3 सब मिला दिया था और लिखा था प्रदूषित जल। नहीं लिया, लिखा था नाले का पानी, प्रदूषित नहीं लिखा था। अब सोचिए अगर नाला का पानी हो, नाले का पानी अगर इसका फार्मूला बनाना है तो पहले तो पानी होगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें ऑक्सीजनो होगा, H2SO4 भी होगा, HNO3 भी होगा, सब होगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वृद्धि को समंदन यानी वृद्धि को रोकने हेतु सहायक कौन सा है? एसबीसिसिक अम्ल जो है ये क्या करता है? पृथ्वी में संदमन करने वाला एक हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। पौधों में वृद्धि संदमन करने वाला एक हार्मोन है और पौधों में वृद्धि को बढ़ाने वाला, अगर बढ़ाने वाला पूछेगा, बढ़ाने वाला ये कौन सा होगा? ऑक्सीजन। तने की वृद्धि कौन करता है? हाँ, तने की वृद्धि करेगा, तने की अगर हम वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि करता है तने की वृद्धि। क्या बतिया रहे हो आप लोग? तने की वृद्धि को कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन। देखो मूड ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक लगता है, बात भी बर्दाश्त होती है, मत बतियाइए नहीं तो देखो गड़बड़ होगा कुछ। साइटोकाइनिन की बात करते हैं, पौधे की कोशिका विभाजन, पौधे की कोशिका विभाजन, प्लांट के अंदर कोशिका विभाजन का काम करेगा कौन? साइटोकाइनिन। और फूल कौन खिलाएगा? फूल खिलाता है, पौधों के अंदर फूल खिलाता है कौन? फ्लोरीजेंस। कौन खिलाएगा? फ्लोरीजेंस खिलाएगा, फ्लोरीजेंस। ध्यान दीजिएगा, पौधों के अंदर फूल खिलाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या होना चाहिए? डी होगा। आगे प्रश्न दिया है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? किस्मा गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति उसमें अपलोड हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, जिसके द्वारा विकृतियां देखी जाती हैं, चाहे हाथ में, नाक में, मुंह में, कान में, कहीं पे भी एक जगह एक हिस्सा ऐसा होगा जहां पे क्या होगी? विकृति होगी। पूरे शरीर में नहीं, शरीर के किसी भी एक या दो हिस्से में क्या पाई जाती है? तो विकृति पाई जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे क्रोमोसोम की, अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की बात करते हैं तो खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? वाल्डेयर। गुणसूत्रों की खोज करने वाले कौन है? वाल्डेयर। गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितना बताया गया? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना? 23 जोड़ी। कॉमन सा सवाल है, संख्या पूछ लेगा, अगर संख्या, जोड़ी ना पूछेगा संख्या, तो कितना हो जाएगा? 46। गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता को हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलते हैं। या कमी होगी या अधिकता, या तो 45 या फिर बढ़ के क्या हो जाएगा? 47, तब भी ध्यान रखिएगा। और जो डाउन सिंड्रोम होता है, 21वें गुणसूत्र की एक और प्रति आती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 47। कभी कल को अगर क्रोमोसोम की संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति शब्द न देके पूछेगा, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तो भी कौन सा रोग होगा? तो डाउन सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात, तो गुणसूत्र दो टाइप के, एक तो होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोम, जो स्वतः संचरित होते हैं, और एक होते हैं एलोसोम। क्या होते हैं? एलोसोम होते हैं, जो क्या होते हैं? माता से आते हैं या फिर कहां से? पिता से। ऑटो संचरित होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, 22 जोड़ी संख्या, यानी कितने गुणसूत्र? तो 44। 44 ऐसे गुणसूत्र हैं जो कि ऑटोसोम यानी स्वतः संचरित होते हैं। बाकी अब इनमें 2 गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा, या तो मेल से आएगा या फिर कहां से? फीमेल। मेल में गुणसूत्र X और X होता है, और सॉरी, मेल में गुणसूत्र X और क्या होगा? Y। और फीमेल की बात करेंगे, गुणसूत्र कितना होता है? X और X। ध्यान दीजिएगा, अब एक गुणसूत्र पिता से आएगा और एक माता से। अगर माता से X और X गुणसूत्र आता है तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? तो गर्ल होगा। और अगर पिता से Y आता है और माता से X गुणसूत्र आएगा तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? तो बॉय बेबी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो उसका पिता करता है। आगे प्रश्न दिया है कि अवयवी जीवाणु अपशिष्ट दिया है, अवयवी जीवाणु अपशिष्ट पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोमास उत्पन्न करते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये रासायनिक परिवर्तन ये सब पूछा है। पाचन जो क्रिया है, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक है। पाचन क्रिया एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक है, यानी ए स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। आगे बढ़िएगा, फिर बायो गैस को ईंधन के रूप में जलाए। कभी भी अगर दहन प्रक्रिया की बात करें, जो दहन प्रक्रिया होती है, दहन प्रक्रिया, अगर किसी चीज को जलाया जाए तो दोबारा पुनर्प्राप्ति उसकी नहीं होती है, ये भी प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? तो रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। रासायनिक प्रक्रिया यानी दोनों प्रक्रियाएं अपने आप में क्या है? रासायनिक है। कहां कुछ ऐसा दिया है? अच्छा, ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन। आगे प्रश्न दिया है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है।
सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर सही उत्तर करिए। हृदय रक्त की गति बढ़ा देगा या शरीर में निकोटीन का स्तर बढ़ा देगा, हिमबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ा देगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ा देगा। ध्यान दीजिएगा, धूम्रपान का जो धुआं होता है शरीर के अंदर CO की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा और बहुत तेजी से बढ़ा देता है। ध्यान दीजिएगा, और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, कम कर देता है। उत्तर क्या होगा, डी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की संख्या अपने आप में क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये होती क्या है, जब हमारे एल्वोलाई के अंदर प्रवेश करती है, एल्वोलाई के अंदर, तो एल्वोलाई के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे एल्वोलाई के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। जब ये गैस अंदर की तरफ आती है तो इन पोर्स पे आके जमा हो जाती है, इन पोर्स पे आके धुआं जो है वो जमा हो जाता है। ऐसे इन छोटे छोटे पोर्स पे धुआं क्या होता है, जमा हो जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं सांस, तो हमारा फेफड़ा फूलता है। जब फूलता है तो ये पोर्स फूलते हैं, इस फूले हुए पोर्स में आके भर गया धुआं और ऐसे आके चिपक गया, ऐसे आके चिपक गया। तो ये पोर्स फिर फूलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं घुल पाती, इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा धूम्रपान करता है उसको हमेशा खांसी आती है, क्योंकि मैनेज ही नहीं कर पाता हवा को, ऑक्सीजन डिजॉल्व ही नहीं होता उसके ब्लड में। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बढ़ेंगे आगे। आगे दिया है प्रश्न, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस रिलीज होती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। ये गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने सारा डेटा आपको दे दिया। हाइड्रोजन की बात करते हैं आवर्त सारणी के अंतर्गत, आवर्त सारणी के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हाइड्रोजन का स्थान क्या है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, 1। क्रमांक पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1। आवर्त पूछा तो क्या बताएंगे, 1। और ग्रुप पूछा तो भी क्या बताएंगे आप, 1 होगा। क्रमांक, आवर्त या ग्रुप सब पूछेगा, उत्तर क्या होगा, 1। और हाइड्रोजन का तो कोई मूल स्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका स्थान क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित, क्योंकि कहा गया ये कैसा तत्व है, आवारा तत्व। जिस तत्व के पास रहेगा उसको परेशान करेगा, तो कहा गया इसको कहाँ रखा जाए, सबसे पहले नंबर पे रखा जाए, ठीक है। एक प्रकार का आवारा तत्व है। आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को पहले स्थान पे रखने वाले कौन थे, मेंडलीफ। कौन थे, मेंडलीफ। हाँ, एक क्वेश्चन कर देगा कि ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल में जगह किसने दिया, जगह किसी ने अभी तक नहीं दिया है, हाँ, लेकिन उसको संरक्षित करने वाले कौन है, मेंडलीफ। आगे, अरे सॉरी, हाइड्रोजन यार। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन O2। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फ्लैप यानी पिल्ले जैसी प्रत्यास्थ उपस्थिति संरचना जो इसोफेगस, ग्रसनी और ट्रैकिया या श्वसनी के बीच स्विच की भांति कार्य करती है, वह है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। वह ब्रोंकस है, फेरिंग्स है, या लेरिक्स है, या कंठ है, या फिर एपिग्लोटिक्स है। एक ऐसी संरचना जो ढक्कन देखो ऐसे खड़ी रहती है, या तो इधर बंद होगी या फिर इस साइड बंद होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिक्स। जब खाना आता है तो ये सांस की नली को बंद करेगी, और जब सांस लेंगे तो भोजन की नली को क्या करती है, बंद रखती है। इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। और भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एपिग्लोटिक्स उत्तर लगा लीजिएगा, एपिग्लोटिक्स। और प्रश्न करेगा आपसे, हाँ, एक सवाल और यहां से पूछता है, दिया था कि श्वास नली को, जो श्वास की नली है, श्वास नली को भोजन की नली से, भोजन की नली से, श्वास नली को भोजन की नली से अलग रखने का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा, एपिग्लोटिक्स। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम फेफड़ा की बात करते हैं, फेफड़े के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या कर पाए, खींची हुई हवा को बाहर छोड़ पाए। तो फेफड़े के द्वारा खींची गई हवा को बाहर छोड़ने में सहायता कौन करता है, यानी फेफड़े का सबसे बड़ा सहायक जो होगा ये कौन होता है, तो डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी ऊपर की तरफ एपिग्लोटिक्स होगा, नीचे की तरफ डायफ्राम होगा, बस इतनी बात ध्यान दीजिएगा, दोनों जरूरी। आगे बढ़िएगा। अच्छा, दिया था कि हमारे श्वास नली का वह हिस्सा जो फेफड़े से जुड़ता है उसका नाम क्या है, ब्रोंकाई है कि ब्रोंक्यूलस है, क्या नाम है, ब्रोंकाई। क्या नाम है, ब्रोंकाई। ध्यान रखिएगा, श्वास नली का वह हिस्सा जो फेफड़ा से डायरेक्ट जुड़ता है, फेफड़ा से, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। और फेफड़े के अंदर जाने पर ब्रोंक्यूलस, उसके बाद क्या चिपका होता है, एल्वोलाई। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारण सुरक्षित सूक्ष्मजीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता। खसरा तो विषाणु वाला है, हैजा जीवाणु वाला है। मलेरिया आपका हो जाएगा परजीवी, मलेरिया हो जाएगा परजीवी या प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ध्यान दीजिएगा।
उत्तर क्या पूछा है, नहीं खाता ना मेल, यही होगा, बना लीजिएगा। अगर मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया के अंदर कौन सा परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है मलेरिया के अंदर। मलेरिया की जो दवा है, दवा मलेरिया की जो प्रमाणिक दवा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विन। मलेरिया की जो प्रमाणिक दवा है सरकार की तरफ से हाइड्रोक्लोरोक्विन, और विश्व में सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन का निर्माण करने में अग्रणी कौन है, तो भारत। कौन है, भारत। और ध्यान दीजिएगा, मलेरिया की दवा, मलेरिया की जो प्राकृतिक दवा है, प्राकृतिक दवा, मलेरिया की जो प्राकृतिक दवा है, प्राकृतिक दवा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कुनैन। ये कहां से प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से। कहां से, सिनकोना की छाल से ये प्राप्त होती है। और मलेरिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा, तो प्लीहा। किसको करता है, प्लीहा। मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, प्लीहा। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं। मलेरिया की जांच के लिए भैया प्रश्न करेगा कि मलेरिया की जांच के लिए, मलेरिया की जो जांच है, मलेरिया की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोपिक परीक्षण होता है, माइक्रोस्कोप लगा के हम देखते हैं कि ब्लड कितना ज्यादा मात्रा में क्लॉट हुआ है, और जितनी ज्यादा मात्रा में क्लॉट हुआ है मलेरिया की परजीवी उतनी ही संख्या में क्या है, ज्यादा है। केवल देखेंगे ना, मलेरिया का लेगा जांच करने के लिए सैंपल, तो शीशे पे ऐसे ब्लड को फैलाएगा, माइक्रोस्कोप से देखेगा, देखा कि ब्लड के कंपोनेंट कहीं इकट्ठा तो नहीं ना है। दही देखें, दही, ठीक है, मलेरिया का परजीवी अगर ब्लड पे पूरी तरह से हावी हो जाएगा तो पूरा ब्लड जो है दही की तरह जम जाता है, ठीक है। उस सेंस में फिर ब्लड संचरण थोड़ी करेगा, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड फॉर्मेट में ही ब्लड केवल संचरण करेगा। अब दही की अवस्था में होगा तो संचरण ब्लड करना बंद कर देता है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल, सील या गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन के लिए प्रयोग करते हैं। नॉन स्टिक दे दिया, उत्तर क्या है, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन को बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग करा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नायलॉन एक प्रकार का क्या है, रेशा है। नायलॉन एक प्रकार का क्या है, रेशा है। और पॉलीथीन पूछेगा, एथीन का बहुलक है। एथीन का प्रश्न करेगा, एथीन का बहुलक कौन हो जाएगा, तो पॉलीएथीन। एथीन का बहुलक होता है पॉलीएथीन। और बैकलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग होता है विद्युत स्विच में। कहां पर, विद्युत स्विच के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, तो बैकलाइट का यूज। उत्तर लगा लीजिएगा ए। और आगे प्रश्न दिया है कि कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। दक्षिण पूर्व एशियाई का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व, साउथ आसियान की बात कर रहे हैं। हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के देश की बात कर रहे हैं। कौन सा आसियान देश भारत से सीमा, फिलीपींस तो काफी दूर है, वियतनाम भी एकदम पीछे उधर चीन की तरफ, सिंगापुर है लेकिन फिर भी क्या है, दूर ही है। कौन सीमा साझा करेगा, तो इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, आसियान की बात करते हैं, स्थापना पूछेगा 1900 कब, 1967। आसियान के अंतर्गत शामिल, आसियान में शामिल अगर हम देश की बात करते हैं, अभी संख्या कितनी है, 11। आसियान में शामिल देशों की संख्या कितनी है, 11। आसियान की अभी 47वीं समिट करी गई और कहां पर करा गया, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, जिसमें कि 11वें देश के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें कि 11वें देश के रूप में मान्यता दिया गया। और किसको दिया गया, तो तिमोरे लिस्टे को। 11वें देश के रूप में मान्यता दिया गया किसको, टिमोरे लिस्टे को दिया गया। बना लीजिएगा, उत्तर क्या होगा, इंडोनेशिया। तो नोट करिएगा, आगे बढ़े। आगे देखिए प्रश्न दिया है, देखो रिकॉल करने की क्षमता ना, मतलब देखो जब हम प्रयागराज में थे तो उस समय क्लास इससे भी थोड़ा सा तेज होती थी। स्टूडेंट वहां का था जो तेज पकड़ता था चीजों को, जैसे पीएससी की क्लास हो, क्रैश कोर्स की क्लास हो, सीजीएल की क्लास हो, छात्र क्या करता था, तेजी से फैक्ट को पकड़ता था। ठीक है, आप जितना तेजी से, जैसे हम तेजी से पढ़ाते हैं, यानी मेरे दिमाग की रिकॉल करने की क्षमता क्या है, अभी तेज है, मतलब तेजी से क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। उसी बात को, जिस बात को रिकॉल नहीं कर पाता है तेजी से, उस बात को यहाँ पे क्या करता है, वो गलत कर देता है। ध्यान दीजिएगा, तो तेज पढ़ने से क्या होता है, रिकॉल करने की क्षमता क्या होती है, तेजी से बढ़ती। जैसे किसी को मौका दे दिया कि सोचो, अगर थोड़ा सा फास्ट है तो सोच लेगा, नहीं तो फास्ट नहीं है तो सोचेगा नहीं, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंस निकलता है। आप लोग तेज पढ़ते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि रिकॉल करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है, अभी कुछ तेज पढ़ने का विरोध करते होंगे इसमें बैठ के। दिया है, भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला जिसे घेरिया के नाम से भी जाना गया। ध्यान दीजिएगा, अरे सुन तो लो, जिसे घेरिया के नाम से भी जाना गया,
जिसे मराठा सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में काम करा। ये सिंधु दुर्ग था, जंजीरा का किला था, रायगढ़ था या विजय दुर्ग था? ध्यान, कुछ भी बोलेंगे, अभी सिंधु बोल रहा था, हैं? तो क्या हो जाएगा? विजय दुर्ग किला। ये जो आगे बैठने वाला छात्र ये बहुत डिस्टर्ब मतलब कर देता है। अभी पता नहीं हाँ अभी नहीं, अभी रुकिए, अभी 2 दिन और होमवर्क सीरीज में भी यही मामला है, ठीक है? अभी 1-2 दिन रुकिए। आगे प्रश्न दिया है कि उस संस्थान या शहर का नाम क्या है जहां सितंबर 2025 में भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में, या आईआईटी मद्रास दोहा परिसर में, आईआईटी बॉम्बे या रियाद परिषद, या आईआईटी अहमदाबाद दुबई परिसर में? भैया ध्यान दीजिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? अटल इनोवेशन सेंटर। अटल इनोवेशन सेंटर जो है आईआईटी दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया, और कहां पर? अबू धाबी परिषद। अबू धाबी का मतलब कहां पे? दुबई के अंदर। और आगे प्रश्न करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन प्रश्न करेगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां पर? दुबई। दुबई से एक बात और ध्यान दीजिएगा, दुबई से एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक? 28वीं बैठक। कहां पे? दुबई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक? 28वीं बैठक का आयोजन भी कहां पर? दुबई के अंदर। आगे बढ़िएगा भैया। आगे प्रश्न दिया है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक MS धोनी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या शिखर धवन? कौन हो जाएंगे? शिखर धवन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, इनको अवार्ड से नवाजा गया और अवार्ड दिया गया सन 2018। ये क्वेश्चन पूछ लिया सन 2025 में कि विराट कोहली के साथ सन 2018 में जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया, खेल रत्न अवार्ड, तो विराट कोहली के साथ और किसे दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। विराट कोहली को सब चीकू कहता था, तो कहा गया अवार्ड किसको दिया गया? चीकू और किसको? चानू को। अवार्ड दिया गया किसको? चीकू और चानू को दिया। आगे रोहित शर्मा, ध्यान रखिएगा, ये रोहित शर्मा वाला सवाल पूछा था 2020 के अंदर, पूछा था रोहित शर्मा के साथ संन्यास लेने वाले कौन थे? सुरेश रैना। ऐसा याद है ना आप लोग को? रहना ही था ना? हाँ। आगे प्रश्न दिया है कि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु, फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, फॉर्मेट अलग अलग है। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय पुनर्चक्रण और स्थिरता मिशन का, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन का, या राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है? ये बना लीजिएगा, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन एक प्रकार की योजना हो जाएगी, ये बना लीजिएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ जाए। अगर हम खनिज की बात करते हैं, खनिज खनिज संसाधन से परिपूर्ण, खनिज संसाधन से अगर हम परिपूर्णता की बात करते हैं, परिपूर्ण चट्टान कौन सी हो जाएगी? रॉक्स कौन सी है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, खनिज संसाधन से परिपूर्ण रॉक कौन सी है? तो धारवाड़। कौन सी है? धारवाड़ चट्टान जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चट्टान है। अगर खनिज की बात करते हैं तो कुल खनिज की बात करेंगे, कुल खनिजों में अगर टॉप स्टेट की अगर भैया हम बात करेंगे, कुल खनिज में सबसे टॉप स्टेट कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। कौन सा राज्य होगा? ओडिशा होगा। कुल खनिज में टॉप राज्य कौन सा है? ओडिशा है। आगे प्रश्न दिया है कि चंद्रयान फर्स्ट डैश डैश है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है? चंद्रयान फर्स्ट को जब छोड़ा गया था तो वो गया था और पृथ्वी का अवलोकन किया। क्या किया? पृथ्वी का अवलोकन। दिया है कि एक प्रकार का चंद्र अन्वेषी शलाका था, एक नेविगेशन उपग्रह था, या एक भू स्थिर उपग्रह था, या एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह के रूप में इसको भेजा गया था और कहा गया कि पृथ्वी चंद्रमा से पृथ्वी का अवलोकन करेगा और पृथ्वी की मिट्टी का जो सैंपल है वो चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल से क्या करेगा? मिलाएगा, ताकि हम पता कर पाए कि वहां पर भी पृथ्वी की तरफ कुछ जीवन संभव होने के चांस है या फिर नहीं है। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया, चंद्रयान सेकेंड भेजा गया, चंद्रयान थर्ड गया, फोर्थ जाने वाला है और फिफ्थ जाने वाला है। चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे सन 2008, कब भेजा गया? सन 2008। PSLV-C 11 किससे भेजा गया? PSLV-C 11। चंद्रयान 2 भेजा गया कब? सन 2000 कब? 19। GSLV MK थर्ड M1 बोलिए, GSLV MK थर्ड M1, GSLV MK थर्ड M1 नामक रॉकेट से भेजा गया। सफल था कि असफल? असफल रहा। और इसमें 3 भेजे गए थे, एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। कौन अभी घूम रहा है? ऑर्बिटर। कौन घूम रहा है? ऑर्बिटर। बाकी लैंडर और रोवर क्या हो गए? क्रैश हो गए। जिसमें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले
रोवर से संपर्क साझा गया था। ठीक है, हाल ही में रोवर ने एक फोटो भेजा था, कुछ दिन पहले, अभी महीनों पहले की बात है, रोवर से एक संपर्क साझा गया था। तो ऐसा लोगों ने कहा कि वो रोवर भारत का नहीं है लेकिन भारत का ही था, जो कि संदेश भेजा था अमेरिका के नासा को, भारत के रोवर ने, ध्यान रखिएगा। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये मिशन अभी भी क्या हो, जारी हो, केवल संपर्क टूटा था। दरअसल जब लैंडर गया तो उसमें पायलट लगे थे। लैंडर जब उसका संपर्क टूट गया तो तेजी से चंद्रमा पे गिरा, जब गिरा तो उसका पायलट जो था वो क्या हुआ, टूट गया। जब टूटा तो वो लुढ़क गया, लुढ़क गया तो उसको देखिए उसमें सोलर प्लेट लगा होता है जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी भर के पहले तो भेजा जाता है लिथियम के थ्रू, लेकिन जब एनर्जी खत्म हो जाए तो सोलर से एनर्जी लेता है। ध्यान दीजिएगा, उसका पैर जो था ये टूट गया, टूट गया तो लुढ़क गया ही, जब लुढ़का तो उसके अंदर से रोवर बाहर निकल ही नहीं पाया। यहां तक इसरो की जिम्मेदारी थी। इसके बाद इसरो से जब संपर्क टूटा तो अभी 1 महीना पहले की न्यूज है कि वहां से जो रोवर भेजा गया था उसने क्या करा, एक फोटो खींचकर भेजा था जो इंडिया के नाम से IND लिखकर आई थी। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि रोवर किसका है। आगे चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो एलवीएम के द्वारा ये भेजा गया था, मार्क 3 M4 के द्वारा भेजा गया। और एक प्रकार का मिशन कैसा था, सफल। कैसा मिशन रहा था, सफल। और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, पहला। और मात्र चंद्रमा की बात करें तो भारत कौन से नंबर का है, चौथा। क्या है, चौथा है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 4 जाएगा सन 2027 और चंद्रयान 4 मिशन जो है इसका नाम क्या है, तो लुपेक्स है। क्या नाम है, लुपेक्स। किसकी सहायता से, भारत और जापान। ध्यान दीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा डी। प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 0.03% के आसपास है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद सेकंड मात्रा में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हीलियम। क्या है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद सेकंड जो गैस है, सेकंड गैस ब्रह्मांड के अंदर, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो हीलियम। क्या नाम होगा, हीलियम होगा। आगे बढ़िएगा भैया, अगर प्रश्न कर दे आपसे कि हमारी पृथ्वी की परपटी पर, हमारी पृथ्वी पर और पृथ्वी की परपटी पर, पृथ्वी के परपटी पर जो सर्वाधिक मात्रा में गैस है उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस हो जाएगी, तो मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस मानव शरीर का बता दिया, परपटी का बता दिया, वायुमंडल का बता दिया, ब्रह्मांड, यानी चारों मैंने बता दिया। देख लेना एक बार, आगे बढ़े यहां से। देखो प्रश्न दिया है कि मार्च सन 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप मीटिंग की मेजबानी कहां करवा रहे हो, मेजबानी कहां पर, ब्राजील में। पता था मुझे ऐसा होगा, इसलिए उत्तर होगा भारत। ठीक है, अब ब्रिक्स का मतलब सब ब्राजील थोड़ी होगा। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, नहीं भैया आप उत्तर बदल दिए कहने पे। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स की समिट सन 2025 वाली, ब्रिक्स की समिट सन 2025 वाली, इस समिट का आयोजन कहां पर, ब्राजील के अंदर। कहां पर, ये दिक्कत में नहीं है, बात ये है, पूछा था यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की जो बैठक थी ये कहां पर हुई, तो भारत में। बनाइए, बाकी ब्रिक्स सन 2025 अगर लिख के आ जाए तो उत्तर क्या होगा, ब्राजील होगा। क्या होगा, ब्राजील। बनाइए भैया, हो गया। और इस ब्राजील वाली ब्रिक्स वाली बैठक में, जो ब्राजील के अंदर बैठक हुई, इसमें स्थायी तौर पर एक देश चुना गया। स्थायी तौर पर ब्राजील में क्या किया गया, शामिल किया गया। और स्थायी तौर पे किसको शामिल किया गया, तो इंडोनेशिया। किसको छोड़ा गया भैया, इंडोनेशिया। बना लेंगे ना। बताइए G7 की बैठक कहां पर, क्या चीज, अरे भारत का मतलब नई दिल्ली। सुनिएगा ना थोड़ा सा, सुनिए। G7 की अगर हम बात करते हैं, G7 के समिट की बात करते हैं कहां पर, कनाडा के अंदर। अगर हम G20 की बात करते हैं कहां पर, साउथ अफ्रीका। कहां पर, साउथ अफ्रीका। सबका पढ़ लेना, देख लेना एक बार। अगर हम बात करते हैं नाटो, किसकी बात करेंगे, नाटो की बैठक कहां पर, नीदरलैंड में। कहां पर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक कहां पर, पेरिस के अंदर। कहां पर, पेरिस। आसियान की बैठक कहां पे, आसियान की बैठक कहां पर, मलेशिया। आसियान की बैठक कहां पर,
मलेशिया। एससीओ की बैठक कहां पर? चीन। एससीओ की बैठक कहां पर? चीन। क्वाड की बैठक कहां पर? क्वाड। क्वाड की बैठक कहां पर? भारत में। क्वाड की बैठक कहां पर? भारत। बिमस्टेक की बैठक कहां पर? बिमस्टेक, बताइए बिमस्टेक। बिमस्टेक की बात करेंगे, बिमस्टेक की बैठक कहां पर? थाईलैंड के अंदर। कहां पर? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। हाँ, लेकिन बिमस्टेक की बहुत सारी बैठक का आयोजन कहां किया गया? भारत। जैसे बिमस्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पे? नई दिल्ली। बिमस्टेक का युवा सम्मेलन पूछेगा तो कहां पर? गांधीनगर। बिमस्टेक का युवा नेताओं का सम्मेलन पूछेगा, आसाम, गुवाहाटी। बिमस्टेक का किसान सम्मेलन पूछेगा तो कहां? नेपाल। कहां पर? नेपाल। बिमस्टेक का संगीत सम्मेलन पूछेगा तो कहां पर? थाईलैंड। और बिमस्टेक के सम्मेलन में भारत की तरफ से वर्चुअल भाग लेने वाले प्रधानमंत्री, और ध्यान दीजिएगा व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था जयशंकर साहब ने। आगे बढ़े यहां से। अच्छा हाँ, बिमस्टेक की बैठक में एक रक्षा समझौता करा गया, भारत और किस देश के साथ करा गया? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका। अब ऐसा मत करना भारत और थाईलैंड। रक्षा समझौता जो बिमस्टेक की बैठक में करा गया, भारत और किसके साथ करा गया? अमेरिका। भारत और अमेरिका। आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है यानी असत्य है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। मतलब ठीक है ये कथन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। और ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। जिसका क्षरण ना हो क्या है? अक्षर। जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या है? अक्षर। जैसे क का टुकड़ा होगा? नहीं होगा। ये अपने आप में क्या है? अक्षर। अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द। शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। और वाक्य के सार्थक मेल को हम कहते हैं पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा, या फिर पाठ के नाम से जानते हैं, या फिर अध्याय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याय। यही सब पढ़े हैं आप लोग? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यो ठीक है। विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन पहला संस्करण नागपुर में 1975 में। कब? 1975। 1900 कब किया गया? 75 में किया गया। हिंदी भाषा का विकास का क्रम, ध्यान दीजिएगा, ये ई थोड़ा सा गलत है, बाकी सब ठीक है। बनाइए, हो गया। हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात करते हैं। जब हिंदी भाषा चली थी सबसे पहले कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश थी। क्या थी? एक सेकेंड यार, सबसे पहले जो भाषा थी ये अभिजात थी, नहीं संस्कृत नहीं। क्या थी? अभिजात। अभिजात के बाद जो बनी वो कौन बनी? संस्कृत। अभिजात के बाद कौन बनी? संस्कृत। संस्कृत के बाद बनी कौन? पाली। पाली के बाद कौन बनी? प्राकृत। क्या बनी? प्राकृत के बाद कौन बनी? अपभ्रंश। क्या बनी? अपभ्रंश के बाद कौन बनी? अवहट। क्या बना? अवहट बना। अवहट के बाद क्या बना? प्राचीन हिंदी। क्या बना? प्राचीन के बाद क्या बना? मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद क्या बना? आधुनिक हिंदी, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आधुनिक हिंदी, यहां वाली हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। यहां से शुरू हुआ था, इतनी लंबी जर्नी है। अभिजात, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? आधुनिक। ऐसी भाषा जिसका कोई नाम ही नहीं था उसको क्या कहा गया? अभिजात कहा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। क्या? कहां पे? क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा हाँ, प्राचीन के बाद तो मध्य ना होगा भैया। प्राचीन के बाद मध्य के बाद आधुनिक होता है ना। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा का पठार है, उत्तर प्रदेश का तराई हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश का तटीय भाग है, या चंबल की घाटी है? तो यह सबसे अधिक जो अपरदन देखा गया कहां पर? चंबल की घाटी में देखा गया। अपरदन उत्तर प्रदेश के तराई भाग में क्यों होगा? जहां पर जल की अवस्था सामान्य रूप से बनी हुई है वहां पे अपरदन होने का चांस है? नहीं है। मृदा अपरदन तभी होगा जब एक स्थान की मिट्टी उठकर कहां जाएगी? दूसरे स्थान पे। और ऐसा कहां पे होता है? चंबल घाटी में। कहां पर? चंबल घाटी के अंदर। ठीक है, आगे मालवा के पठार की बात करते हैं। मालवा का पठार, ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा पठार, भारत का एकमात्र ऐसा पठार जो अवनालिका अपरदन से पीड़ित है, जो अवनालिका अपरदन से पीड़ित है। अवनालिका अपरदन से पीड़ित, अवनालिका अपरदन से पीड़ित पठार पूछेगा। पठार कौन सा होगा? मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार है कहां पर? तो खास करके इसका उल्लेख कहां पे अवस्थिति है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। मालवा के पठार को अवनालिका अपरदन में बदलने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा? चंबल। क्या होगा? चंबल। जैसे मालवा का पठार है, नदी इसी चंबल के जनापाव से निकलती है और इसे बहती है ऐसे। बाद में नदी ने कहा कि वो बहुत दूरी से जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो नदी ने क्या किया? रास्ता छोड़ दिया। जब रास्ता छोड़ दिया तो इसमें नालियां बन गई। कहा गया? अवनालिका अपरदन। अब इसी में जाके डाकू छिप जाते थे। ठीक है, इसीलिए डाकुओं को कहा गया चंबल के। बना लीजिए। आगे बढ़े, आगे दिया है
कि संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? असम और संकोच नदी के बारे में पूछा है। बाकी ध्यान दीजिएगा, बिहार झारखंड नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल। हाँ, बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करेगा। एक नदी है, नदी का नाम क्या होगा? महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। भैया अगर पूछेगा आपसे बिहार और यूपी की सीमा पर, बिहार और यूपी की सीमा पर पूछेगा तो गंडक नदी का नाम क्या है? गंडक। एक नदी और है, कौन सी? कर्मनाशा। कौन सी नदी? कर्मनाशा। कर्मनाशा और गंडक नदियां ये कहां पर? बिहार और यूपी की सीमा पर बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठीक नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है। बात सही है क्या? गलत है? अरे पढ़ लेते हैं, एक बार बना के देख लेते हैं। कहा है कि जो पश्चिमी घाट है ना, जो पश्चिमी घाट है ये अपने किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में। कहां पर? उत्तरी यानी नॉर्दर्न क्षेत्र में अपेक्षाकृत यानी पूरे घाट की अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है। भैया ज्यादा ऊंचा तो इधर है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं, लिखिएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको आप बोलते हैं, वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है, वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से कहां जाने पर? साउथ जाने पर बढ़ती है। नॉर्थ से साउथ जाने पर क्या होती है? बढ़ती है, न कि घटती। क्या दिया है इसमें? उत्तर की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है, कम है। बाकी पढ़िए। और पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है क्या? सतपुड़ा के दक्षिण में। नर्मदा और ताप्ती नदियां पुरानी रिफ्ट का निर्माण। हाँ, बात सही है। आगे, मालाबार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है या आर्द्र है? अच्छा ये बताइए, शुष्क लिखना चाहेंगे आप लोग? भाई मालाबार का मतलब केरल, मालाबार का मतलब केरल। केरल की जलवायु कभी शुष्क होगी? हमेशा नम होती है। क्या होती है? नम। यानी शुष्क वाला उत्तर हम कभी लगा ही नहीं सकते। उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र उष्णकटिबंधीय होगा। हाँ, पीछे ये, इससे पीछे। हाँ, संकोच नदी के बारे में दिया है। संकोच नदी। अच्छा ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, एक बार। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे, लास्ट टाइम बताइएगा, देख लेंगे। आर्द्र उष्णकटिबंधीय मालाबार का जो क्षेत्र होता है ये कभी शुष्क हो ही नहीं सकता। जब शुष्क नहीं हो सकता तो हमेशा क्या होगा? आर्द्र होगा। आर्द्र का मतलब ये क्षेत्र क्या होगा? तो नम होगा। यानी नम क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो अपने आप में क्या है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, मालाबार का जो क्षेत्र होता है, मालाबार, अगर हम मालाबार के क्षेत्र की बात करते हैं, मालाबार के क्षेत्र की, मालाबार का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, मालाबार का क्षेत्र जो होता है, इसकी अवस्थिति कहां पे हो जाएगी? तो केरल के अंदर। और सबसे पहली बार भारत में जो पहली बारिश है, भारत में जो पहली बारिश है, पहली वर्षा, ये कौन प्राप्त करता है? तो मालाबार का तट। कौन करेगा? मालाबार का तट ही प्राप्त करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और भारत में जो सबसे अंतिम बारिश है, भारत में अंतिम मानसून जो है, अंतिम मानसूनी बारिश, भारत में अंतिम मानसूनी बारिश को प्राप्त करने वाला तट कौन सा हो जाएगा? तो कोरोमंडल। क्या होगा? कोरोमंडल होगा। 30 क्वेश्चन पे आएंगे लास्ट टाइम, अभी नहीं फिलहाल। अरे आएंगे, उस पर विचार करेंगे। आगे प्रश्न दिया है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए। ध्यान दीजिएगा भैया, मीठे पानी की झील, अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत तो बहुत सी झीलें जिनका पानी मीठा है, और सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? वुलर है। वुलर झील की अवस्थिति कहां पे है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। भारत दिया है, भारत दिया है, भारत के निम्नतम ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है यस सर, अभी जो सिर्फ का डिस्कशन कराते हैं सेम क्वेश्चन। ओह, दिया है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कहलाता है कुट्टानाड। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। एक प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। और भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको हम सरक्रीक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरक्रीक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सरक्रीक। हाँ भाई ठीक है, उत्तर लगा लीजिएगा बी। और आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसे
बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करा था। तो आनंद मठ में किसका उल्लेख करा गया है? सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ की बात करेंगे, आनंद मठ उल्लेख करा गया है सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ, आनंद मठ जो रचना है, रचना आनंद मठ जो रचना है, रचना ये किसके द्वारा लिखी गई? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ के अंदर से ही क्या लिया गया है? वंदे मातरम। क्या लिया गया? वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम को आनंद मठ में उल्लेखित करा गया था, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले इसको गाया गया, सबसे पहले गाया गया कहां पे गाया गया? 1896 के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन, रहीमदुल्ला सयानी। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा बहुत द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? जहां पर दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद की प्रधानता हो तो समास कैसा हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। ध्यान दीजिए, यानी एक पद को हटाएंगे तो दूसरे का कोई काम ही नहीं है। ध्यान दीजिए, यानी थोड़ा और बहुत, थोड़ा का मतलब कम, बहुत का मतलब क्या है? ज्यादा। अगर कम नहीं होगा तो क्या ज्यादा शब्द का इजात होता? नहीं। अगर माता शब्द नहीं होती तो क्या पिता शब्द का इजात होता? नहीं। यानी दोनों पद एक दूसरे के पूरक हो, वहां पे समास कैसा होगा? तो द्वंद्व समास। दिया है नर सिंह, नर है जो सिंह, ध्यान रखिएगा, यानी जो नर है वो किसका अवतार है? तो सिंह का। अपने आप में समास कैसा है? कर्मधार है। आप बीती, ध्यान दीजिएगा, आप बीती यानी आप पर बीती। आप बीती का मतलब क्या होता है? आप पर बीती। आप पर यानी मैं पर, अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अपने आप में सही होगा। रस से भरा, क्या होगा? रस से भरा। रस से क्या है? भरा। जरा ध्यान दीजिएगा, समास का विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर या समास को तोड़ने पर अगर कारक की विभक्ति दिख जाए, समास का विग्रह करने पर अगर कारक दिख जाए, ने, को, से के द्वारा ये सब अगर दिख जाए तो वहां पे समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का समास ही कारक होता है पूरा। ठीक है। रस से भरा, हमें क्या दिखा? से। ठीक है, यानी रस भरा अपने आप में क्या है? तत्पुरुष। बनाइए, रस भरा शब्द अपने आप में कैसा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। अब बेभाव समास क्या होते हैं? आप लोग उपसर्ग जानते हैं? उपसर्ग पता नहीं? उपसर्ग जानते हैं? उपसर्ग प्रत्यय जो शब्दांश के आगे लगे क्या है? उपसर्ग। जो बाद में लगे वो क्या है? प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, सम लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, इस तरह का शब्द अगर कहीं पे आए तो वहां पे समास कैसा होगा? अव्ययी भाव। जैसे यथाशक्ति में समास क्या है? कैसा समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति में समास कैसा है? आजन्म में समास कैसा है? अरे काहे नहीं अब बोल रहे हो? प्रतिदिन में समास कैसा है? प्रतिदिन में समास कैसा? भरपेट में समास क्या है? यथाशीघ्र में समास क्या है? क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, सब बहुत आसान ही सब होता है। उत्तर लगा लीजिएगा, डी बना था सबसे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को भाग 4 में वर्णित तत्वों को लागू करने में संकेत देता है कि कानून बनाते समय इस भाग में निहित तत्वों को लागू करना या उसका कर्तव्य है, और यह भी बताता है कि यह किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। भैया डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल कौन सा? 37 कहता है कि डीपीएसपी का जो सिद्धांत है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और डीपीएसपी के सिद्धांत को कहां पे जगह दिया गया है? भाग 4। और 36 से कहां जगह दिया गया है? 51। 36 से कहां? 51। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हेमेटाइट अयस्क के 79% क्षेत्र जो है भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। बात अपने आप में क्या है? सही। हेमेटाइट अयस्क में 60 से 70% क्या होता है? आयरन होता है। यह मुख्य रूप से धारवाड़ और कुड़प्पा चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, कथन 1, 2 और 3 सही है। हेमेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। अगर हम हेमेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट ये किसका है? किसका अयस्क है भैया? अयस्क किसका है? लोहा, यानी आयरन का अयस्क हो जाएगा, लोहे का। और लोहे का सबसे बढ़िया अयस्क कौन सा होता है? उच्च अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा भारत से अलग हो गया, एक्ट कौन सा था? एक्ट पूछेगा 1935। और वर्मा अलग हो गया, वर्मा अलग हो गया, वर्मा अलग हो गया कब? वर्मा अलग हो गया कब? 1937। बना लीजिए, वर्मा अलग हो गया 1937 के अंदर। यांगडबू की संधि का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यांगडबू की संधि सुना होगा, यांगडबू की संधि। यांगडबू की संधि कंपनी ने किसके साथ किया था? बीईआईसी ने, जो कंपनी थी, कंपनी ने ये संधि किसके साथ करा था? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार मतलब किसके साथ किया था? वर्मा के साथ।
हाँ, बना लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के मुख्यतः प्रावधान को कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत को आजादी दिलाने के लिए कौन सा अधिनियम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को आंशिक रूप से अल्प वोट का अधिकार दिया गया था 1919। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मार्ले मिंटो सुधार पूछेगा तो 1909। गवर्नर कौन थे? मिंटो। सचिव कौन हुआ था उस समय का? मार्ले। मत्स्य 6000 क्या है जिसे फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया? यह एक नौसेना युद्ध पोत है, एक गहरे समंदर में अनुसंधान करने वाला पोत है, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में पनडुब्बी है, एक पानी के नीचे का ड्रोन है। उत्तर क्या है? चौथी पीढ़ी का गहरे समंदर में एक पनडुब्बी है। यह चौथी पीढ़ी का है और गहरे समंदर में एक प्रकार की क्या है? तो पनडुब्बी। भैया प्रश्न करेगा भारत की पहली, प्रश्न करेगा भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या होगा? तो आईएनएस क्या है? आईएनएस अरिहंत। क्या होगा? आईएनएस अरिहंत। और सेकंड परमाणु पनडुब्बी की बात करेगा तो आईएनएस अरिघात। क्या होगा? आईएनएस अरिघात। सेकंड परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात उत्तर लगा लीजिएगा, चौथी पीढ़ी का। आगे, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल को लॉन्च किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, या अग्निकुल कॉस्मोस ने, भारतीय एयरटेल स्पेस टेक ने, या पिक्सल स्पेस ने? उत्तर क्या होगा? पिक्सल स्पेस होगा। बनाइए पिक्सल स्पेस, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। स्टारलिंक का नाम सुने हैं आप लोग? कैसे? स्टारलिंक का नाम कैसे सुन लिए? हाँ, स्टारलिंक का संबंध किससे हो जाएगा? एलन मस्क से हो। हाँ, स्टारलिंक का संबंध किससे होगा? एलन मस्क से होगा। और भैया ध्यान दीजिएगा, स्टारलिंक की बात करते हैं, एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। कैसी सेवा है? इंटरनेट सेवा। और कहाँ पे लगाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में। कहा इन्होंने कि हम जो उपग्रह सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको इंटरनेट सेवा प्रदान। एलन मस्क कोई भी काम करता है उसको किसी ने पहले नहीं किया हो, ठीक है, भले लेट कर। उसका देखो ज्यादा काम नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, ऐसा भी नहीं कि 100 कंपनियां हैं। लोगों के पास पैसा है तो धीरे धीरे अपने आप को विस्तार ही नहीं करेगा, मतलब ऐसी वस्तु की खोज करेगा जो पहली हो, ठीक है। जैसे फाल्कन 9 बनाया, फाल्कन 9 रॉकेट ये गारंटी देता है कि अगर आप मुझसे अपना रॉकेट प्रक्षेपण करवाते हैं तो 1 in 10% गारंटी है कि आपका परीक्षण क्या होगा? सफल होगा। सफल परीक्षण नहीं होता है तो एलन मस्क क्या करेगा? आपके जितने भी शेयर उसको प्रक्षेपण करने में लगे हैं, पूरा शेयर 100% क्या करेगा? वापस कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी गारंटी देता है। और फाल्कन 9 से भेजा गया रॉकेट जो है असफल नहीं हुआ। उसी तरह से कंपनी बनाया स्पेसएक्स, प्राइवेट स्पेस कंपनी। और भारत पूरे विश्व के पटल पर पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन थी? तो यही थी एलन मस्क की। कौन? स्पेसएक्स। कंपनी भी बना, पार्टी भी बनाएगा, अमेरिकन पार्टी। कौन सी पार्टी? अमेरिकन। और जो यह चाह दिया वो यह अमेरिका का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भी। आगे, अरे एलन मस्क मतलब सब कुछ संभव। यह भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील के पत्थर तक पहुंच गया जिससे यह दुनिया में तीसरा बड़ा बन गया? 100 किलोमीटर बना दिया, 750 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक बनाकर भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े। क्या चीज? क्या पटना में? मेट्रो पटना में हाँ है। सवारी करिए मेट्रो के। फिर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इस पे। रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता। बात तो ठीक है। विक्रांत मैसी को 12 फेल के लिए अवार्ड दिया गया। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए दिया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। इस अवार्ड का आयोजन, ये बताइए, इस अवार्ड का जो आयोजन था, आयोजन कहां पे किया गया? तो दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली में। इस अवार्ड का आयोजन कहां पर? दिल्ली के अंदर। और भैया प्रश्न करेगा, अवार्ड को प्रदान किसके द्वारा करा गया था? द्रौपदी मुर्मू। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अवार्ड को क्या करा गया? प्रदान करा गया। उत्तर लगा लीजिएगा 1, 2 और 3। आगे बढ़िएगा। आगे अगर हम ऑस्कर की बात करते हैं तो बना लेंगे। ऑस्कर अवार्ड जो एकेडमी अवार्ड है 97वां, ये कहां से प्रदान किया गया? तो अमेरिका में। कहां से? लॉस एंजल्स से। डॉल्बी थिएटर द्वारा इसका आयोजन किया गया। और यह अवार्ड किस एक्टर को दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी। किसको दिया गया? किस एक्ट्रेस को दिया गया? मेंडिसन। किसको दिया गया? मेंडिसन। किस मूवी को दिया गया? अनोरा। किस फिल्म को दिया गया? अनोरा।
और पूछेगा किस डायरेक्टर को दिया गया, सीन बेकर। और सर्वाधिक अवार्ड किसको दिया गया, अनोरा। सर्वाधिक अवार्ड किसको दिया गया, अनोरा। और पूछेगा आपसे कि भारत की तरफ से नॉमिनेट कौन था, तो लापता लेडीज किसको करा गया था, लापता लेडीज को भारत की तरफ से नॉमिनेट करा गया। आगे जुलाई 2025 में नीति आयोग ने भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की रिपोर्ट को पेश किया है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए या सतत विकास लक्ष्यों के लिए कि मानवाधिकार के लिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, उत्तर क्या है, सतत विकास के लिए। भाई सतत विकास की अगर हम बात करते हैं, इसको हम धारणीय विकास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारणीय विकास। सतत विकास को धारणीय विकास के नाम से भी जाना गया। सतत विकास का की जो अवधारणा है, ये भारत ने कहां से लिया है, अमेरिका। कहां से लिया है, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहली सतत विकास की अवधारणा आई जब गांधी भारत के अंदर आए थे। कांग्रेस की एक मीटिंग में सन 1900 के दौरान कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, एक बार देख लीजिएगा, 1901-2 कुछ समथिंग ऐसे ही है। तो गांधी उसमें भाग लेने आए थे। तो उस मीटिंग के दौरान गांधी ने कहा कि धारणीय विकास करिए, तब जाके भारत का क्या होगा, विकास होगा। ब्रिटेन के अंदर गए। ब्रिटेन में उन्होंने जब देखा, लंदन के अंदर जब पढ़ाई करने गए 1888 से लेकर 1891 तक, तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन मतलब उद्योग में भी काम कर रहा है, शिक्षा में भी कर रहा है, लोकतंत्र में भी काम कर रहा है, यानी हर जगह पे काम, धर्म में भी काम कर रहा है। तो गांधी जब भारत के अंदर आए तो भारतीयों को एक कंसेप्ट दिया कि आप लोग काम करिए, सबका विकास करिए। ठीक है, भारतीयों ने कहा कि संभव ही नहीं है। उस समय भारत के लोगों ने नहीं एक्वायर किया, नहीं अपनाया, और इस बात को अमेरिका सुना तुरंत अपना लिया। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के विकास से ही स्वास्थ्य का विकास है, और शिक्षा के विकास से ही हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो भारत के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आगे चल के भारतीयों ने इस चीज को अपनाया। जब ये सार्वभौमिक तौर पे आया तो भारतीयों ने इसको अपनाया। भारतीयों ने धारणीय विकास को कब अपनाया, सन 2015 में। सन 2015 में भारतीयों ने धारणीय विकास को अपनाया, और 2015 से लेकर 2030 तक का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 17 गोल तय कर रहे हैं, और 17 गोलों पर हमें बने रहना है। और कब तक बने रहना है, तो 2030 तक। और कितने साल का लक्ष्य रखा गया, 15 साल का। भारत के धारणीय विकास में कुल कितने गोल बताए गए, तो 17। बना लेंगे आगे। अच्छा, सतत विकास में टॉप राज्य कौन सा है भारत का, केरल। कौन है, हेल्थ पूछेगा, एसडीजी पूछेगा, सेक्स रेशियो पूछेगा, तो इन सभी में टॉप पे कौन है, केरल है। आगे, डोनाल्ड ट्रंप ने लेब्राडोर सागर का नाम बदला और अमेरिका की खाड़ी कर दिया। भाई मेक्सिको की खाड़ी, किसका, मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या रख दिया, तो अमेरिका की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, जो मेक्सिको था, मेक्सिको राज्य जो था, अमेरिका से थोड़ा सा उसका ठीक संबंध नहीं था। तो मेक्सिको ने कहा कि जो हमारे बगल में जो वाटर बॉडी है, यहां से आप गुजरना बंद कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा क्यों, भाई अमेरिका तो एक बड़ा राज्य है जो पूरे नॉर्थ अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, आप हमें उस वाटर बॉडी में जाने से कैसे रोकेंगे। क्योंकि भाई समझिएगा, जो अमेरिका का ये वाला तट है, ये वाला तट, इस तट पे एक चुंबकत्व क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बरमुडा त्रिकोण। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सार्गेसो सागर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फंडी की खाड़ी है। मतलब ये क्षेत्र जो है संवेदनशील क्षेत्र है, यहां पर सामान उतारना, रुकना, ये सब क्या होता है, कठिन होता है। तो अमेरिका जो अपना ट्रेड है यहां पर अवस्थित बंदरगाह से कर लेता है। यहां पर अवस्थित बंदरगाह से अमेरिका अपना क्या करता है, सारा ट्रेड कर लेता है। सारा ट्रेड यहां के बंदरगाह से अमेरिका कर लेता है। अब ये ट्रेड करने के संबंध में ध्यान दीजिएगा, मेक्सिको ने कहा कि आप हमारे यहां हमारे क्षेत्र से ट्रेड नहीं करेंगे, ये खाड़ी जो है हमारी और हमारे नाम पे है, मेक्सिको की खाड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो नाम ही बदलते हैं। ठीक है भाई, मेक्सिको की खाड़ी इसीलिए तुम अपना अधिकार कर रहे हो, इसका नाम हम बदल के क्या रखते हैं, अमेरिका की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, अमेरिका की खाड़ी। अब करो विरोध। ठीक है, अब तो कोई देश, जैसे अब हम लोग सुनेंगे तो कहेंगे वाटर बॉडी किसकी है, अमेरिका, क्योंकि नाम क्या है, अमेरिका है। आगे भाई, विश्व पटल पे भी चीजें पता होनी चाहिए। जब यूके कब्जा में आया भारत के, सॉरी पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसका तुरंत चालाक था, विभाजन कर दिया। कहा कि पीओके नहीं आया है, ऊपर को कहा गया गिलगिट है, नीचे वाला क्या है, आजाद कश्मीर है, नाम बदल दिया। ठीक है, अमित शाह ने भी दिमाग लगाया, कहा कि विवाद चल रहा है यूएनओ के अंदर, किसका, जम्मू कश्मीर का। किसका चल रहा है, जम्मू कश्मीर। अलग कर दिया, कहा कि जम्मू कश्मीर नहीं है, क्या है, लद्दाख है। अब जब भी सेना वार करेगी, पाकिस्तान यूएनओ के पास जाएगा और कहेगा लद्दाख की सेना ने वार किया। कहा लद्दाख से हमसे क्या मतलब, एग्रीमेंट तो जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था क्या। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस स्तर तक की जाती है, सीधे नाम बदलिए, युद्ध करिए, कोई नहीं जान पाएगा। उसी तरह से देखिए ये भी है, अब नाम कर दिया अमेरिका की खड़ी। अब हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी तो कहेगी ना कि वाटर बॉडी किसकी है, अमेरिका की ही है।
ध्यान दीजिएगा इस बात को, गहरी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका में 51वां देश बनाने का भी जब वो विरोध कर रहा था, तो मेक्सिको को प्रस्ताव क्यों दिया जाएगा? प्रस्ताव किसको दिया जाएगा? कनाडा को। किसको दिया जाएगा? कनाडा को प्रस्ताव दिया कि आइए आप हमारे यहाँ राज्य बनिए और हम लोग सभी लोग मिलकर मेक्सिको को काउंटर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? ना तो एक नहीं तो क्या पूछा था? ठीक पूछा था ना? बना लीजिएगा वो। आगे आगे बढ़े। हाँ, आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया। पिल्ले गंगा रेड्डी हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक प्रकार का सांविधिक निकाय है भैया, सांविधिक नहीं है, एक प्रकार का वैधानिक बस निकाय है, एक प्रकार का संसदीय बोल सकते हैं, एक प्रकार का संसदीय निकाय है, एक प्रकार का संसदीय या वैधानिक केवल विधि बनाकर इसको पास किया गया, न कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। बनाइए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? निजामाबाद। आगे प्रश्न दिया है कि भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया, जिसमें डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और मनु भाकर को किसके लिए? निशानेबाजी। सभी 4 क्या होगा? ठीक होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं। शुरुआत 1991 के अंदर, और इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से शुरू करा गया था, और पहला अवार्ड दिया गया था किसको? विश्वनाथन आनंद को। इसका नाम बदल दिया गया कब? सन 2021 के अंदर। कब बदला गया? सन 2021 में, और नाम बदल के रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तहत पहले राशि कितने थी? 7.5 लाख रुपया, लेकिन सन 2020 में इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 25 लाख। कितना कर दिया? 25। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के अब क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जब इसका नाम बदला गया तो यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को। आगे नई दिल्ली 16 से 25 फरवरी तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी कला और संस्कृति को विकास करना, या भारत की आदिवासी, भाई आदि का मतलब आदिवासी, आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना, यही इसका उद्देश्य है। आदि महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में। पुस्तक मेला कहां पर? नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग कहां पे? नई दिल्ली। 2+2 वार्ता कहां पे? नई दिल्ली। सौर ऊर्जा सम्मेलन कहां पे? नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा। मंत्रियों स्तर बैठक कहां पे? नई दिल्ली। सूरज कुंड मेला कहां पे? हमें लगा कि फ्लो में नई दिल्ली, ठीक है। कहां पर? फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला कहां पे? फरीदाबाद में। थीम राज्य कौन से रहे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में ठीक नहीं है? सीबीआई की शक्ति को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1964 से दिया गया है। दिल्ली पुलिस को जो शक्ति प्राप्त है वही शक्ति किसको दिया गया है? भारत की सीबीआई को दिया गया है। 1964 के अधिनियम द्वारा दिया गया है, लेकिन सीबीआई के लिए अधिनियम एक्ट आया था 64 में, लेकिन स्थापना होती है सन 1963। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। और ध्यान दीजिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में चर्चा है क्या इसके? है, बना लीजिएगा। यह संवैधानिक नहीं बल्कि एक प्रकार का संसदीय निकाय है। कैसा निकाय है? संसदीय निकाय। आगे प्रश्न दिया है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? भैया ध्यान दीजिएगा, भारत की जितनी भी सरकारी भाषा है, भारत की जितनी भी भाषाएं जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, सरकारी मान्यता प्राप्त भाषा, इन सभी भाषाओं का उल्लेख किसमें करा गया है? तो अनुसूची 8 में। कहा किया गया है? जितनी भी सरकारी भाषाएं उनका उल्लेख करा गया अनुसूची 8 में। और इस प्रकार की भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। 22 भाषा का उल्लेख कहां पे? अनुसूची 8 में। इन 22 भाषाओं में से मूल भाषा कितनी हो जाएगी भैया? 14। मूल भाषा कितनी है? 14। जोड़ी गई भाषा कितनी हो जाएगी? जोड़ी गई कितनी? 8। मूल भाषा कितने? 14। जोड़ी गई कितनी? 8। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ध्यान रखिएगा, ये भाषाएं क्या की गई? जोड़ी गई। मूल भाषाएं कौन सी है? असमिया और बांग्ला। असमिया और बांग्ला हमने पढ़ाया था, ए और बी। हमने पढ़ाया था ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी, जी और एच, जी और एच, के और के, एम और एम, ओ और पी, यश, टी, टी और यू। पढ़िए इसको। ए से क्या है? असमिया। ई से, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एस से हिंदी, के से कन्नड़, के से काश्मीरी, एम से मलयालम, एन से मराठी, ओ से उड़िया, पी से पंजाबी,
यस से संस्कृत, टी से तमिल, टी से तेलुगु, यू से उर्दू। देखो कितना आसान है, कभी ऐसे याद ही नहीं होगा, कितना मेहनत करेंगे भूल जाएगा। डायरेक्टली याद रखिए ए बी जी एच के के एम एम ओ पी एस टी टी और यू, कैटेगराइज कर पाएंगे इजिली। आगे प्रश्न दिया है कि दो संदिग्ध आतंकी साजिश को क्या, अच्छा उत्तर लगाना है ना। अगर इस तरह के भाषा में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है कि भाषा कौन सी शामिल होगी कौन सी हटाई जाएगी, तो इस तरह का संशोधन करने के लिए बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 का मतलब बहुमत क्या हो गया? विशेष हो गया। ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। अच्छा, बिहारी हिंदी की कौन सी ऐसी भाषा है जिसको संविधान में दर्जा है? कौन सी है? मैथिली। कौन सी? और बिहारी हिंदी की कितनी भाषाएं हैं? ये तो पता होना चाहिए, बिहार में है तो। कितनी भाषा? 3 भाषा। कितनी भाषा? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और बिहारी हिंदी। कितनी भाषा? 3, मगही, मैथिली और भोजपुरी। दिया है दो संदिग्ध आतंकी की साजिश को विफल करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने ऑपरेशन पुत्र की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य पुलिस ने ऑपरेशन पुत्र चलाया, जिसके तहत 2 संदिग्ध आतंकवादी साजिश को क्या किया? विफल किया। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी फूल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में जाना जाता है, गए हैं कभी आप लोग? लोटस टेम्पल जाएंगे कभी, उसमें बैठने पे शांति महसूस होती है, ठीक है। हाँ, कभी अगर मन घबराए तो सीधे लोटस टेम्पल, ठीक है। इतना ज्यादा खर्च होगा कि मन फिर से विचलित हो जाएगा, ठीक है। उत्तर लगा लीजिएगा। इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे उनका नाम था फरीबोज साहबा। इसको बनाने वाले इंजीनियर थे, ठीक है। गलत कमेंट नहीं करिए। कौन गलत कमेंट कर रहा है जी? दिखाओ जरा। क्या कहा था? अच्छा, क्या बोला? क्लास नीचे नहीं चल रहा है क्लास, ठीक है। नीचे सही में नहीं चल रहा है, फोन करके पता किए। अच्छा, मध्य पूर्व में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास किन देशों ने किया? मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट की बात करेंगे चीन, ईरान और कौन? रूस। अभी हाल ही में मालाबार चल रहा है। मालाबार क्या हो रहा है? चल रहा है। मालाबार चल रहा है हाल ही में मालाबार। अगर हम मालाबार की बात करते हैं, मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ करा जा रहा है? प्रशांत में। कहां पर? प्रशांत में। कहां पर? प्रशांत महासागर। और शामिल देश की संख्या कितने? 4। आगे प्रश्न दिया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? मोरिस डी मोरिस द्वारा। किसके द्वारा? मोरिस डी मोरिस। और HDI की बात करते हैं, HDI को बनाने वाले कौन है? महबूब उल हक। UNDP एक प्रकार की संस्था है जिसकी स्थापना होती है सन 1965 में, और ये जारी करते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बना लीजिए भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 130वां हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करते हैं GDP, किसकी बात करेंगे? GDP से अगर आप डिप्रिसिएशन घटाते हैं, मूल्य ह्रास को घटाएंगे, तो यहां से क्या प्राप्त होगा? NDP। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम GDP, अगर हम बात करते हैं GNP, किसकी बात करेंगे? GNP। अगर यहां से डिप्रिसिएशन घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? NNP प्राप्त होगा। देखिए क्या उत्तर होगा। अच्छा, NDP प्राप्त होता है कहां से? सकल घरेलू उत्पाद से हम मूल्य ह्रास को क्या करेंगे? घटाएंगे। बना लीजिएगा, ये फार्मूला है, यही पूछा था। आगे प्रश्न दिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि और मानवीय विकास, अधिक तीव्र, ज्यादा और समावेशी विकास। तीव्रतर नहीं बल्कि क्या था? अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी विकास की बात की गई। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े? कुशाग्र कृष्ण, ऐसा मैंने बताया था, कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। कभी याद दिलाइएगा, आज तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। एक ट्रिक मैंने बताया था, कुशाग्र कृष्ण समाज। हमने ऐसे बताया था, कुशाग्र कृष्ण समाज, जिसमें हमने बताया था कृषि, उद्योग, ध्यान दीजिएगा, समावेशी यानी समिष्ट विकास, आत्मनिर्भर, गरीबी, रोजगार, ऐसे करके मैंने पढ़ा रखा था। चलिए ठीक, आज नहीं, फिलहाल कभी और। लगा लीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक तीव्र विकास की बात किसमें करा गया? तीव्र विकास की बात 11वीं में, और त्वरित विकास की बात किसमें करा गया था? 12वीं में। लिख देते हैं त्वरित विकास की बात करेगा। देखो कैटेगराइज करना है, 2 चीज पकड़ना,
अगर तीव्र विकास कहा तो उत्तर क्या होगा? 11वीं। अगर त्वरित विकास कहा तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12वीं होगा। ये क्वेश्चन कभी और मिला इस तरह का तो हम पढ़ा देंगे, आज पढ़ाएंगे तो टाइम जानते हैं ना, फिर मिलेगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं? केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं क्या? केवल बीपीएल सूची के लोग हैं, या फिर पिछड़ा समुदाय है, या कि फिर सभी परिवार के वयस्क, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्यों को ये दिया जा सकता है? और अगर हम नरेगा की बात करते हैं, नरेगा का जो एक्ट था, एक्ट आया था सन 2000 कब? 5 में, और इसको 200 जिलों में लागू कर दिया। 200 जिला में लागू कर दिया कब? सन 2006 में। इसका नाम परिवर्तन करा गया, नाम परिवर्तन। नरेगा का नाम परिवर्तन कर दिया सन 2000 कब? 9 में। क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया, और संपूर्ण भारत में इसको क्या कर दिया? लागू। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? जमशेदपुर तो बना था 1907 में, पता है ना आपको। भारत में निजी क्षेत्र की पहली इस्पात कंपनी कौन सी थी? टिस्को। कहां पे? जमशेदपुर। भिलाई, दुर्गापुर और भद्रावती को भी पहले ही बनाया गया था। भिलाई, दुर्गापुर और कौन? राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई कहां पे है? रूस के अंदर, और भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, और किसकी सहायता से बना है? तो रूस की सहायता से। दुर्गापुर कहां पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर, और सहायता किससे लिया है? तो ब्रिटेन से। किससे लिया है? ब्रिटेन। राउरकेला कहां पे है? उड़ीसा, और सहायता किससे लिया है? जर्मनी से। किससे लिया? जर्मनी। ध्यान रखिएगा, सेकेंड प्लान के तहत 3 स्टील प्लांट बनाए गए थे, और तीसरी योजना के तहत कितने बनाए गए थे? 1। तीसरी योजना के तहत बनने वाला स्टील प्लांट कहां पे बनाया गया था? झारखंड के अंदर। उसका नाम क्या है? आगे प्रश्न दिया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के घटते हुए क्रम को लिखिए। ध्यान रखिएगा, आजादी के समय, अगर हम आजादी के समय की बात करते हैं, आजादी के समय यानी 1947 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था थी, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका हुआ करता था? कृषि का था। कृषि के बाद आपकी इंडस्ट्रियां थी, उसके बाद क्या था? सर्विस सेक्टर था। लेकिन आगे चल के, आगे यानी आधुनिक युग में सन 2025 में सर्वाधिक योगदान किसका हो गया है? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का। उसके बाद कौन है? उसके बाद हो जाएगा आपका उद्योग। उसके बाद क्या होगा? कृषि, जिसमें सर्विस सेक्टर का योगदान 58 दशमलव कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न, हाँ, क्या उत्तर होना चाहिए? सेवा, उद्योग और कृषि। आगे, हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि और उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करता है। इसे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न अंगों पर पड़ता है। बात क्या है? आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टेनलेस स्टील, पारा, पीतल या कांसा? क्या होगा? पारा होगा। बाकी सभी मिश्र धातु, अगर हम पारा की बात करते हैं, पारा या मरकरी, ध्यान दीजिएगा, थर्मामीटर, तापमापी वगैरह में इनका प्रयोग करते हैं पारे का। बाकी स्टेनलेस स्टील हो, लोहा, क्रोमियम, निकेल, पीतल हो, पिताजी आपने सुना है ना। हाँ, स्टेनलेस स्टील पूछेगा तो लोहा के साथ क्या है? क्रोमियम, और क्या है? निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम चमक के लिए डाला जाता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल। और पीतल की बात करते हैं, पिताजी। ध्यान रखिएगा, पिताजी। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पीतल। त का मतलब क्या है? तांबा। ज का मतलब क्या है? जस्ता। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। हाइड्रोजन बम क्यों नहीं है? है तो ओ ठीक है, उत्तर बना लीजिएगा OMR पे ए। सुनिएगा, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे है? संलयन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे है? संलयन, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। परमाणु बम की बात करते हैं विखंडन के सिद्धांत पे, यानी 2 का क्या होगा? 1 होगा। बंद ऊर्जा की बात करते हैं, बंद ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से संबंधित है, यानी सी का क्या होगा? तो 4 होगा। और परमाणु भट्टी की बात करते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान से रिलेट करता है, यानी डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3। आप लोग क्या ए लगा दिए क्या? अच्छा, उत्तर नहीं है क्या आप लोग के पास? ओ, है ही नहीं उत्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान,
अगर हम बात करेंगे इसके उत्तर की तो 2143, 2143। आगे प्रश्न दिया है ही नहीं आप लोग के पास। अच्छा, कौन सा कथन ठीक नहीं है? अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं, स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश रखते हैं, वे तारे कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी नेपच्यून आंतरिक ग्रह हैं। भैया आंतरिक नहीं है बल्कि क्या है? बुध ग्रह के अंदर वाले ग्रह क्या है? आंतरिक। बाहर वाले क्या है? वह क्या पूछा है? नहीं पूछा है। आगे, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचार में एयर बग या ब्लू बॉक्स जो ग्रीन बॉक्स ये सब होता है, ये डब्ल्यूटीओ का मामला है। किसका है? डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना सन 1995। यूएनएफसीसी की बात करेगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक कराता है। एफटीए की बात करते हैं, यूरोप वाला एफटीए मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन होगा। बाकी सार्क की बात करते हैं, सन 1985 वाला सार्क है, जिसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? स्थापना कहां पे होती है? ढाका। ठीक है, उत्तर एक छात्र बोल रहे हैं सी होगा। ए लगाइए उत्तर। आगे प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 60 का उत्तर क्या होगा? नहीं बताए हैं क्या? साठ का उत्तर अच्छा है ही नहीं आप लोग में ना। अच्छा ठीक है यार, सब बोलता है एक साथ। अच्छा 60 का है। अच्छा 61 का नहीं है, तो इसमें क्या है फिर? 60। अच्छा 60। ओ, इसका उत्तर पूछ रहा है। अरे भाई क्या है? आगे बढ़िएगा। अरे सब जब एक्सप्लेन कर ही दिए तो उत्तर क्या आगे बाद में पूछ रहे हो? आगे सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करिए। दिया है कराधान। कराधान से संबंधित जो कमेटी है, इस कमेटी को हम बोलते हैं पारसाड़ी सोम कमेटी। और ध्यान रखिएगा, कृषि पे आधारित समिति को हम बोलते हैं अशोक गुलाटी समिति। आर्थिक नियोजन और राज्य स्तरीय सुधार करने वाले कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर पूछेगा आपसे, अच्छा इसका लगाइए, ए का क्या दिया है? 4। ए का क्या दिया है? 4। और बी का क्या दिया है? 3। बी का क्या होगा? 3 होगा। आगे बढ़िएगा। मौद्रिक नीति की अगर हम बात करते हैं, मौद्रिक नीति का संबंध किससे हो जाएगा? अरविंद पंगड़िया साहब से। और भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन और राज्य स्तरीय सुधार समिति कौन सी हो जाएगी? तो संघराजन। उत्तर क्या है? बी होगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। भुगतान संतुलन का मतलब समझ रहे हैं? जो ट्रेड होता है ए से बी के भीतर का ट्रेड, ए से बी के भीतर का जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब व्यापार। दिया है घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से ठीक होगा, निर्यात को बढ़ाकर आयात को प्रतिस्थापित करके। उत्तर क्या है? सभी होगा। आगे प्रश्न दिया है कि जीएसटी परिषद काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। भाई प्रधानमंत्री थोड़ी होता है यार, कौन होगा? हाँ, जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? हाँ, जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कोरम सदस्यों का 50% है। बात क्या है? ठीक है। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित मतदान करने के दो तिहाई नहीं, 1/3 1/3 करेगा स्टेट, राज्य मतदान करेगा। और 2/3 करेगा कौन? तो केंद्र करेगा। कौन करेगा? केंद्र। एक तरह से अगर हम कहेंगे कि ओवरऑल कितना मतदान, तो 75% के आसपास, लेकिन केंद्र और राज्य का मतदान बटा हुआ है। आगे उपरोक्त सभी कथन सभी तो सही नहीं। आगे प्रश्न। हाँ भैया, क्या चीज नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ सुनिए ना, देखिए होता क्या है कि वित्त मंत्री के अभाव में, ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि अभी हाल ही में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक, शासी परिषद की बैठक करी गई, तो कुछ बैठक में निर्मला सीतारमण अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनको विदेश दौरे पे जाना हुआ। तो उस कंडीशन में किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री जी को। तो ऐसा ऑथेंटिक तौर पे नहीं है, सिचुएशनल है। आगे, उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करेगा? जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पे, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे, कि स्थायी संतुलन के सिद्धांत पे? उत्तर क्या होगा? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे उत्तोलक काम करेगा। उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक को हम कहते हैं सरल मशीन। क्या बोलेंगे? सरल मशीन एक प्रकार का क्या है? उत्तोलक है। सरल मशीन से संबंधित जितने भी यंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक ध्यान दीजिएगा। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? सरल मशीन। बाकी उत्तोलक पढ़े हैं ना आप लोग?
पढ़े हैं पहला श्रेणी, दूसरा और तीसरा पढ़े हैं सब लोग? ठीक है, पढ़े हैं तो बताइए सरौता किस श्रेणी का है? नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है? क्या है? दूसरा। ध्यान दीजिएगा, रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। वे प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करेंगे? रासायनिक संकेत, ध्वनि तरंग, गर्मी या विद्युत संकेत। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत संकेत उत्पन्न करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कलर को ऑब्जर्व करने का काम आंख के अंदर कौन करता है? तो आइरिस करेगा। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथियां ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं, जो स्नेह में मदद करती हैं? श्वेत रक्त कोशिका है या गाबलेट कोशिका है या तंत्रिका कोशिका की गैस्ट्रिक ग्रंथि? उत्तर क्या हो जाएगा? गाबलेट कोशिकाएं। गैस्ट्रिक ग्रंथि की बात करते हैं तो ये अमाशय के अंदर होती है, अमाशय के अंदर, जहां से क्या निकलता है? एंजाइम, पेप्सिन, और क्या निकलेगा? तो रेनिन। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और ये कम पुनरुद्भवन की क्षमता इनके अंदर होती है। बाकी श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे तो ये ब्लड की कोशिका होती है, जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं। आगे निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। कैंसर अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए ये किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। जीवाणु होगा भैया। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक प्रकार का जीवाणु जन्य रोग है। कुष्ठ रोग एक प्रकार का कैसा रोग है? विषाणु जन्य नहीं, बल्कि क्या होगा? जीवाणु जन्य रोग है। क्या पूछा है आपसे? सही पूछा है, ए। और क्या होगा? सी। आगे प्रश्न दिया है, बिहार के नवनिर्धारित रामसर स्थल के संबंध में कथनों पर विचार करिए। गोकुल जलाशय गंडक नदी द्वारा निर्मित एक प्रकार की गोखुर झील है और यह पश्चिमी, ये तो गलत ही है यार। कहां पे है? बक्सर में। कहां पर? बक्सर के अंदर है। लिख दें, उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के घने जंगलों के पास स्थित है और सुभेद सामान्य प्रोचार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में कार्य करती है। बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान दीजिए, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल करने के साथ बिहार में अब कुल रामसर की संख्या कितनी हो गई? तो भैया सुनो मेरी बात को, अरे मेरी बात सुनिए, शामिल करने के बाद संख्या कितनी हुई? 5। उत्तर क्या होगा? अब सुनिए मेरी बात को, सुनो यार, सब सुनो मेरी बात को। ओ अच्छा, हाँ, 2 और 3, 2 और 3। और ध्यान दीजिए, देखिए दिया है कि गोकुल और उदयपुर झील को शामिल करने के साथ, ध्यान रखिएगा, अब कुल कितनी संख्या हो गई है? तो 5। हाँ, अब अगला अगर पूछेगा, इस 5वें में एक जोड़ा गया, ठीक है, और ये कौन सा जोड़ा गया? तो गोगाबिल। क्या जोड़ा गया? गोगाबिल। गोगाबिल कहां से जोड़ा गया? तो कटिहार से। अब संख्या, अब पूछेगा कि गोगाबिल को जोड़ने के बाद कुल संख्या कितनी हो गई? तो 6 हो गई। कांवर तेल, नागी नट्टी, बाकी ध्यान रखिएगा, गोकुल, उदयपुर और कौन सा हो जाएगा? गोगाबिल होगा। आगे प्रश्न दिया है, उत्तर लगा लीजिएगा, कौन होगा? 2 और 3 होगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन्यजीव का सतत पोषण या वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में क्या करना? निवेश करना। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा भी। विश्व वन्यजीव की बात करते हैं, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1900 कब? आगे प्रश्न दिया है, फॉरगिव अ सेंटेंस, चूज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन प्रोवाइडेड। अच्छा, ऑप्शन को देखकर बताना है। एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दिस डे, मतलब इस समय एयर पोल्यूशन एक सीरियस, यानी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। आगे, फिल इन द ब्लैंक इज अ सेंटेंस। अच्छा, ये ब्लैंक फिल करना है। जॉन रिकॉर्ड इज स्विमिंग इज बेटर देन, अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो यूज किसका करते हैं? बेटर का। कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य है। आगे, एक थैले में, अच्छा ये क्वेश्चन है, उत्तर क्या है? 85, 95। ध्यान दीजिएगा, आगे दिया है आपका, अच्छा ये भी मैथ का सवाल है, उत्तर क्या है? 1328, 1328। आगे 1300, सही है ना? दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप ने, HD संकलिया ने, या फिर VS वाडकर ने, या फिर VN मिश्रा ने? उत्तर क्या हो जाएगा? VS वाडकर ने इसको खोजा और देखा। दिया है, मिलान कीजिए कविराज मार्ग और आदि पुराण। कविराज मार्ग किसकी रचना हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे?
अमोद वर्ष की है ना, अमोद वर्ष यानी ए का क्या होगा 3 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। आदि पुराण किसकी है तो जिनसेन की रचना हो जाएगी, बी का क्या होगा 4। आगे दिया है प्रश्न कि किताब उल यामिनी निम्नलिखित में से महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, ये किसके द्वारा लिखा गया, अलबरूनी, वैहाकी, फिरदौसी या उत्बी। किताब उल यामिनी पूछेगा तो कौन लिखने वाले थे, उत्बी। अलबरूनी ने क्या लिखा, किताब उल हिंद, क्या लिखा, किताब उल हिंद को कौन लिखा तो अलबरूनी ने। और भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम महमूद गजनबी की बात करते हैं, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले कौन थे, एक तो अलबरूनी था, कौन था, अलबरूनी था, एक दूसरा कौन सा था, उत्बी, और कौन थे, फिरदौसी, कौन थे, फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा, शाहनामा, क्या लिखा, शाहनामा लिखा। और एक चौथे नंबर पे आने वाले कौन थे, फरूकी, कौन थे, फरूकी। ये सभी महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे और गजनबी भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी था। कल्लड़ की राजतरंगिनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया, बिल्हड़ और मृतंग ने, बिल्हड़ और मम्मट ने, या झोनराज और मृतंग ने, या झोनराज और श्रीवर, झोनराज और कौन हो जाएगा, श्रीवर। बाकी राजतरंगिनी कल्लड़ के द्वारा लिखी गई जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया, इसमें कितने तरंग हो जाएंगे तो 8। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को अपनाया। ध्यान रखिएगा, भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए डुप्ले कहता था कि अगर अंग्रेज परेशान करेंगे तो फ्रांस आपकी मदद करेगा, ठीक है। इसका केवल अपना स्वार्थ था और इसके स्वार्थ के चक्कर में पड़ गया मैसूर और पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, डुप्ले होगा, फ्रांसिस डुप्ले कह सकते हैं। आगे, भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम के तहत किया गया तो 1935, 84, 1919 की 1947। उत्तर क्या होगा, 1935 का अधिनियम। सबसे पहले अनुसूचित जाति जैसे शब्द का प्रयोग इसमें करा गया था। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, सूची 1 को 2 से मिलान, हमने इसके लिए एक ट्रिक बताया था, नाग सम्मणि बताया था ना, नाग सम्मणि लिखिएगा, नाग सम्मणि लेकर, नाग सम्मणि के लिए, नाग सम्मणि के लिए अंधे विश्वविद्यालय से, नाग सम्मणि के लिए अंधे विश्वविद्यालय से, अंधे विश्वविद्यालय से सिक्के जोड़कर, नाग सम्मणि के लिए अंधे विश्वविद्यालय से सिक्के जोड़कर अरुण गोवा गया, अरुण गोवा गया। नाग सम्मणि के लिए अंधे विश्वविद्यालय से सिक्के जोड़कर अरुण गोवा गया। अब आराम से इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। नाग से क्या हो जाएगा, नागालैंड, नाग से क्या होगा, नागालैंड, नाग से हो जाएगा आपका नागालैंड। सम से क्या होगा, असम होगा, सम से असम। मणि से क्या हो जाएगा, मणिपुर होगा। ध्यान दीजिएगा, अंधे से क्या होगा, आंध्र प्रदेश। विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय का अधिनियम होगा। और आगे सिक्के से क्या हो जाएगा, सिक्किम, क्या होगा, सिक्किम, सिक्के से हो जाएगा सिक्किम। और इधर आइएगा, जोर का मतलब मिजोरम, क्या होगा, मिजोरम, जोर का मतलब मिजोरम, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा का मतलब गोवा। आइए पुट करते हैं इसको, 371 का ए, 371 का क्या होगा, ए, 371 का ए, 371 का बी, 371 का सी, 371 का डी, डी के बाद हो जाएगा ई, उसके बाद 371 का क्या होगा, एफ, 371 का क्या होगा, जी होगा, 371 का एच और 371 का आई होगा। अच्छा, क ख ग दे दिया है, पढ़िए इसको, क्या होना चाहिए, बी का मतलब ख होता है ना, 371 के बी का मतलब किससे हो जाएगा, आसाम से, यानी डी का क्या होगा, 2 होगा। डी का 2 कहीं दिख रहा है क्या, डी का 2, ये तो दोनों में है। आगे बढ़िएगा, दिया है आपका, क्या पढ़ ले, पास में कौन है, आई पढ़ ले। आई का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आई का मतलब क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। आई का मतलब गोवा, नहीं, ए का क्या होगा, अरे 6 ही है ना, 6 ही आई होगा ना, सुनिएगा 6, सुनिए, अरे कुछ पास का पढ़ लेते हैं यार, क ख ग घ अंग, च ख, ख का मतलब क्या होगा, मिजोरम होगा। ख का मतलब मिजोरम का मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ भैया लिख दिए, इसको बना लीजिएगा, तो सब मिक्स हो गया इसी में, देख लिए ना सब। आगे प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 330 में SC ST की सीटों के संबंध में बात की गई है, बात सही है क्या, यानी एक का क्या है, एक है, उत्तर या तो बी होगा या डी होगा। अनुच्छेद 131 में लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, बात क्या है, हाँ उत्तर लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है,
कि बांगडोंग सम्मेलन ये गुट निरपेक्ष पे आधारित सम्मेलन था। गुट निरपेक्ष 1900 कब 61 1961 कितने देश 5 देश 5 देश मिले और एक अलग तीसरी दुनिया को बनाया। गुट निरपेक्ष को हम बोलते हैं तीसरी दुनिया। क्या बोलेंगे तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष। इसमें मेन भूमिका निभाने वाले कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की तरफ से नेहरू थे इसमें ध्यान दीजिएगा। और इसका सम्मेलन कहां पे होता है सर्बिया में। कहां पर सर्बिया बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है सूची 1 को 2 से मिलान। अच्छा ये भी मिलान करना है। आर्थिक विकास एक प्रकार का स्ट्रक्चरल परिवर्तन है ठीक है यानी ए का क्या होगा डी होगा। डी का मतलब 4 ए का हो जाएगा 4 ठीक है। बाकी आर्थिक संवर्धन ये एक प्रकार का किसको दिखाता है जीडीपी को यानी बी का क्या होगा 1 होगा। बी का हो जाएगा 1 बाकी और कहीं नहीं ना मैच हो रहा है नहीं बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए नागरिक उपचार को प्रदान करने हेतु 2005 में एक एक्ट पारित किया गया घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण यही होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण पर एक अधिनियम लाया गया था और कब लाया गया था सन 2005। आगे प्रश्न दिया है वह कौन सा प्रथम हटाई दीजिएगा अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। वास्तविक सत्ता का उपयोग करने वाला एक ही व्यक्ति था। उसके बाद से तो सब खत्म हो गया। एक तरह से कहा जाए तो औरंगजेब के बाद से ही शासन सत्ता जो थी वो मुगलों के नियंत्रण में कभी रही ही नहीं। हाँ एक व्यक्ति था जिसने वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया था। ये कौन था बहादुर शाह कौन प्रथम था। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से सब खत्म हो गया। सब अंग्रेजों की पेंशन अंग्रेजों की गुलामगिरी मतलब अंग्रेजों के मुरीद हो गए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए एक संभव कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव या दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी या आक्रमण सेना का बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर क्या होगा सी तो लगा नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा। एक दिल्ली में नादिर शाह ने सैन्य अभियान कर दिया और नादिर शाह का जो आक्रमण था ये रंगीला बादशाह किसके टाइम हुआ था रंगीला बादशाह। कमजोर मुगल बादशाह था या उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का क्या था अभाव था। नादिर शाह आक्रमण किधर से किया था उत्तर पश्चिमी सीमांत से किया था कि उत्तर से किया था बताइए। कहां से किया था उत्तर से किया था। ध्यान दीजिएगा। नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण कर दिया। कारण बस यही था कि जो बाउंड्री की जो सेना थी ये क्या पड़ गई तो कमजोर पड़ गई। आगे प्रश्न दिया है कि वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुआ तो किसानों को अधिकार। भाई किसान को अधिकार कहां दिया गया भूमि पर जमींदार को क्या करा गया बिठा दिया गया। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। बात सही है। जब दो लोग में प्रतिद्वंदिता आ जाए तो एक को बनाना होगा। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार थोड़ी होता है यार खाली इसे ही कहा जाता है। यानी उत्तर सही है और व्याख्या उप जैसा कोई शब्द नहीं। उप मतलब चुप होता है। क्या होता है चुप ठीक है। हाँ उप मुख्यमंत्री अगर कोई है तो आप ये मत समझिए कि स्पेशल कोई पावर नहीं। उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से संबंधित 1% की भी छोटी सी पावर नहीं। उप शब्द का प्रयोग ही नहीं है कहीं। भारत की संसद के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन ठीक नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित। भैया निम्न सदन तक सीमित क्यों रहेगी। क्या उच्च सदन के लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी उत्तर हो जाएगा सी। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। आगे दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया या अगस्त प्रस्ताव 1940 ने अधिकार शामिल किए गए थे या फिर कृष्ण मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। भैया मूल अधिकार को जो प्रश्रय देने की बात की गई थी 1928 के नेहरू रिपोर्ट के तहत दी गई थी और इस बात को कंठस्थ किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। आगे भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से या संसद में साधारण बहुमत द्वारा। राज्य से पूछने की जरूरत है। राज्य से हम समर्थन क्यों लेंगे। संसद में 2/3 बहुमत से कम राज्य से पूछना ही नहीं है भैया ठीक है। संसद में साधारण बहुमत से। आगे प्रश्न दिया है कि जनहित याचिका के विकास में श्रेय देने वाले कौन है। न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्णा अय्यर यही होगा। बाकी एच जे कानिया की बात करेंगे प्रथम न्यायाधीश थे ये। और सूची 1 को 2 से मिलान करिए। गोलकनाथवाद कब होता है। गोलकनाथवाद की बात करेंगे सन 1900 कब की घटना है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था
प्री विपर्स की घटना 1971, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स पूछेगा 1980। उत्तर क्या दिख रहा है? 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 और 5। और आगे प्रश्न दिया है, हंटर कमीशन 1920 का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा, भावी संविधान के विकास या न्यायिक प्रक्रिया में सुधार या जलियांवाला बाग। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल। हंटर कमीशन 1919, जो हंटर आयोग बना था 1882 में, ये किसके लिए बना था? तो शिक्षा के लिए। आगे, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह में पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय। करंट का सवाल बोलिए, कौन सा था? 20 नंबर था, 30 नंबर, 30। अच्छा, दिया है क्वेश्चन आगे। आगे प्रश्न दिया है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द, बुग्याल और पयाल एक प्रकार का घास का क्या है? मैदान है। आगे कितना था? 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 30। अच्छा, हम देख ले रहे हैं भैया, जो भी हो, कहीं कहीं का क्या मतलब होता है, हैं? कहीं कहीं जैसा शब्द ला के तो फिर तो दिक्कत होगी। हाँ, इसका लगा लीजिए। हाँ, कहीं कहीं है अरुणाचल प्रदेश, इसको लगा लीजिएगा। पश्चिम बंगाल और कहाँ गया? 30 नंबर है। तीस नंबर। अच्छा, ये नदी वाला है, संकोच। संकोच इसको कर लीजिएगा। आसाम और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। अथेंटिक तौर पे एनसीईआरटी में ये डेटा है। और आगे, अच्छा, डाउट हटा देते हैं। और कोई क्वेश्चन है? क्या है? नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिए। ग्रेफाइट आप कहां पाते हैं? ग्रेफाइट कहां पे? रामपा में है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर। और आगे, सीसा कहां से मिलेगा? चबर से। लवड़ कहां से? डेंडवाना झील सुना है ना आपने। चांदी कहां से? बेल्लारी से। बाकी बताइए उत्तर क्या होना चाहिए? 3 4 3 4 3 4 2 1 3 4 कहां गया? 3 4 2 और 1। चलो, नहीं, क्लास जल्दी से खाली करिएगा और अगली क्लास